दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आपके सामने लेकर आ गया हूं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके आप लोग सभी फॉर्म भी भर चुके होंगे और अपनी तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे। और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए सिविक्स, जो टीजीटी, पीजीटी में सिविक्स के नाम से जाना जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी को राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसकी तैयारी के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं स्वयं जेआईसी लेक्चरर सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के पद पर इसी साल सेलेक्ट भी हुआ हूं। और ये जानकारी जो पहले से अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय एपी सर से कनेक्ट हैं उनको ये जानकारी होगी भी। फिलहाल के लिए ये छोटा सा परिचय था। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं कि इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट राजनीति विज्ञान या कहें सिविक्स का कोर्स तो नहीं करवाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर करवा देंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो करवाएंगे वहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दे के वापस आ रहे होंगे तो ये जो आपकी क्लास में करवाया जा रहा है ये कंटेंट वहाँ आपको ज़रूर याद आ रहा होगा और ये भी याद आ रहा होगा कि ये करवाया गया था। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप जो जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन जो यहाँ आपको बताया अब जा रहा है उसको अपने नोट्स में अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ये पीडीएफ लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं अदा करना होगा, तो ये वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी ये अपनी तरफ से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी वीडियो इसी प्रकार मिलते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि सिविक्स, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, इन तीनों को हमने अभी इंटीग्रेट करके कंटेंट तैयार किया है। इसके अलावा आगे जो एलटी ग्रेड की आने वाली है या जेआईसी लेक्चरर फिर से आने वाली है, उसमें भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ जहाँ सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आता है वहाँ वहाँ ये सहायक के रूप में साबित होगी। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। पहला इसमें राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर है। तो यहाँ फ्रांसीसी लेखक एक हुए हैं पाल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है? तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यानी राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सबसे पहले सोशल साइंस आया, उसी की एक अंग के रूप में, कंपोनेंट के रूप में राजनीति विज्ञान की क्या हुई है? उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो राज्य के आधारभूत तत्व, और आपको पता है राज्य के आधारभूत तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। राज्य के आधारभूत तत्वों की बात करें तो जिनमें क्या होता है? सरकार होती है। और क्या होता है? राज्य के 4 आधारभूत तत्वों की बात किया जाए, सरकार होता है। सरकार के बाद संप्रभुता होती है, संप्रभुता, जनसंख्या होती है और निश्चित भूभाग होता है। क्या होता है? निश्चित भूभाग। अगर 4 ए एलिमेंट शामिल हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? यानी आधारभूत तत्व ये हो गए। लेकिन कुछ आगे आप देखोगे राजनीतिक विचारक ऐसे भी आएंगे जो ये निश्चित भूभाग हमने लिखा है इसको क्या करेंगे? राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। उनमें ये क्वेश्चन भी पीजीटी इसी 2021 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। पेपर आप जरूर उठा के देखिएगा। तो उसमें सीले, डिग्बी और हाल 3 नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे इसको हम शामिल भी किए हैं। एक नाम क्या सीले का है, दूसरा नाम डिग्बी है और तीसरा नाम कौन है? हाल। ये तीनों ये जो विचारक हुए हैं इनके द्वारा राज्य के जो आधारभूत तत्व हैं उसमें जो ये चौथा निश्चित भूभाग वाला है इसको अनिवार्य नहीं माना है, बल्कि सरकार, संप्रभुता और जनसंख्या को माना है। तो यहाँ जो शब्द राज्य के आधारभूत तत्व वाला हो गया ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा शासन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, एक एक करके हम आगे
डिस्कस करेंगे। तो इस शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? पॉल जेनेट के द्वारा दी गई थी। इसका यूज आप पीसीएस मेंस में भी कर सकते हैं। जैसे पूछता है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन इसी बार ये आया था, जो जेएससी लेक्चरर हुआ उसमें 25 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ शब्द राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि नागरिक शास्त्र शब्द प्रयोग किया गया था कि अन्य इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो इसको भी हम आगे समझेंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉल जेनेट ने क्या बताया कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। आगे इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगला इसमें है कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता। दो चीज़ें हैं, एक विषय क्षेत्र और दूसरा होता है नेचर। नेचर को क्या बोलते हैं? यानी प्राकृत बोलते हैं। तो प्राकृत का मतलब हुआ कि राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य विषयों के साथ कैसा है। क्या राजनीति में केवल राजनीतिक तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना की जाती है या अन्य को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगर इस पर विचार करते हैं तो राजनीति विज्ञान इतिहास भी है, दर्शन भी है, भूगोल भी है, मैथमेटिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और जो सब्जेक्ट आप सोच सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो राजनीति विज्ञान है ये एक बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल और इंटरडिसिप्लिनरी अर्थात अंतर अनुशासनात्मक विषय माना जाता है। तो जब भी आपको नेचर की बात आए तो अन्य सब्जेक्ट के साथ इसका कोरिलेशन बताइए और ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए विचारक हुए हैं, जिन्होंने कुछ विचारक हुए हैं जो दर्शन को माना है, यानी दर्शन राजनीति विज्ञान दर्शन का भाग है। तो उनको आपको उनके अनुसार एक दो डेफिनेशन सबकी याद रखिए और साथ में इतिहास जिन लोगों ने बताया उसकी एक दो डेफिनेशन थिंकर के अनुसार और उनको आप इंक्लूड करते हुए आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे नंबर भी आपको एग्जाम में दिलाता है, चाहे वो पीसीएस या यूपीएससी या फिर आपका अन्य कोई लिखित या वनडे एग्जाम, ये जेएससी लेक्चरर या एलटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्यों ना हो। अब आता है राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया जाता। तो इसमें राज्य, मूल्य जैसे गरिमा हो गया, मानवाधिकार हो गया, तो ये सब क्या हो गए, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, ये सब मूल्य हैं। तो इसमें केवल राज्य का ही अध्ययन नहीं किया जाता। जब इसके हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो राज्य तो है ही है, साथ में मूल्य भी है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमा, अखंडता, संप्रभुता, ये सब क्या है, मूल्य हैं। तो मूल्यों का, इसके अलावा सरकार का अध्ययन किया जाता है इसमें। और इसमें डिसीजन मेकिंग जो प्रशासन वाला है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल होते हैं, इसके अलावा शक्ति संघर्ष चलता रहता, अथॉरिटी, सत्ता का, शक्ति का, संघर्ष का और सहमति का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, विषय क्षेत्र हो गए। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कुछ यानी क्या किया गया, कॉन्सेप्ट को हमने उठाया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे राजनीतिक विकास की अवधारणा को इल्चमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजनीतिक विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इल्चमैन। ये नाम याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना, इसको 2-3 बार वीडियो सुनिएगा और ये पीडीएफ का रट्टाफिकेशन लगा जाइए। यकीन मानिए, विश्वास रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस पीडीएफ से बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा इल्चमैन के द्वारा, प्रशासनिक चिंतन ये रुडोल्फ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, दूसरा हो गया। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा पूछे तो इल्चमैन के द्वारा, प्रशासनिक चिंतन पूछे तो रुडोल्फ के द्वारा, राजनीतिक शक्ति की संकल्पना, आगे हम शक्ति एक टॉपिक ही अलग से उठाएंगे, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट यानी विचारक और परिभाषा को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजनीतिक शक्ति की संकल्पना लासवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और अनुवादक के रूप में गोल्ड हैमर जाने जाते हैं। तो इतने आप ये ध्यान रखिएगा, 4 यहाँ हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा इल्चमैन की है, प्रशासनिक चिंतन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी थिंकिंग रुडोल्फ की है, राजनीतिक शक्ति की संकल्पना लासवेल और अनुवादक गोल्ड हैमर जाने जाते हैं। अगला आते हैं एडवर्ड सील्स। एडवर्ड सील्स महोदय ने राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापने का प्रयास किया। यानी राजनीतिक विकास कैसे कैसे हुआ है,
शुरू में कैसा था, अब कैसा है, किस प्रकार का ये डेवलपमेंट हुआ। तो राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाएं, अब बात आती है राजनीतिक संस्थाएं होती हैं तो किस टाइप की होती हैं। कहीं पर लोकतंत्र होता है, कहीं पर राजतंत्र होता है, कहीं पर अथॉरिटेरियन शासन होता है, सर्वाधिकार तंत्र होता है, कहीं पर क्या होता है, कहीं पर निरंकुश तंत्र होता है। तो जो ये एडवर्ड सिल्स महोदय के द्वारा जो टर्मोलॉजी यहाँ प्रयोग की गई उसको हमने यहाँ शामिल किया है। तो आप यहाँ ये अपने आप मत लिखिएगा कि सर आप बताइए निरंकुश तंत्र तो बोल रहे हैं लेकिन यहाँ वो टर्मोलॉजी नहीं आई, क्योंकि जो विचारक होते हैं उनकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो राजनीतिक जो विचारक होते हैं वो अपने हिसाब से शब्दों का यानी टर्मोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये हमने 5 प्रकार लिखे हैं, ये एडवर्ड सिल्स महोदय राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापने का प्रयास किया। इनमें से पहली है राजनीतिक लोकतंत्र। पहली कौन सी है? राजनीतिक लोकतंत्र है। और दूसरी वाली कौन है? दूसरी वाली नाम मात्र का लोकतंत्र। नाम मात्र का लोकतंत्र यानी वहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र में जनता के पास पावर नहीं है, केवल जनता का सहारा वोटिंग राइट्स यानी वोट प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जाते। और जो सरकार बनने के बाद जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होती तो उसी को नाम मात्र का लोकतंत्र कहा जाता है। तो एक तो हो गया राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा हो गया नाम मात्र का लोकतंत्र और तीसरा हो गया आधुनिकृत मॉडर्नाइज्ड स्वेच्छातंत्रवाद यानी आधुनिकृत स्वेच्छातंत्रवाद, ये तीसरा हो गया। और चौथा इससे भी यानी आगे पहुंचा सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद और पांचवा है परंपरागत गुटतंत्रवाद। यानी यहाँ पर गुटतंत्रवाद 2 हैं, एक सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद है, एक परंपरागत गुटतंत्रवाद है। टोटल 5 प्रकार हो गए। नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 2 नाम मात्र का लोकतंत्र। तो इससे लोकतंत्र से 2 याद कर लीजिए, राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र और तीसरा आधुनिकृत स्वेच्छातंत्रवाद और उसके बाद सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद और परंपरागत गुटतंत्रवाद। ये आपको एडवर्ड सिल्स महोदय के अनुसार पूछे कि राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा और कौन से आधार हैं, तो 5 आधार हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 2 नाम मात्र का लोकतंत्र, नंबर 3 आधुनिकृत स्वेच्छातंत्रवाद और गुटतंत्र 2 हैं, एक सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद है, एक परंपरागत गुटतंत्रवाद है। चलिए दोस्तों, अब अगला जो आने वाला है, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए राजनीतिक विज्ञान के, तो उस राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आएंगे जिनमें बात करेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आगे डिटेल में हम समझेंगे कि परंपरागत क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी कौन कौन सी है, परंपरागत यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं। तो यहाँ बात हम करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आप पीजीटी में देखेंगे, इस पीजीटी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर आप जरूर देखिएगा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक, इन नाम को आपको बिल्कुल ध्यान रट लेना है। एक चार्ल्स मेरियम है, दूसरे ग्राहम वलास हैं, तीसरे लियोनार्ड व्हाइट हैं, चौथे क्विंसी राइट हैं, अगला हेराल्ड लासबेल हैं, अगला फ्रेडरिक सुमैन है, अगला वी.ओ. की जूनियर हैं, अगला गैब्रियल आमंड है। तो ये नाम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वलास, चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वलास, लियोनार्ड व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासबेल, फ्रेडरिक सुमैन, वी.ओ. की जूनियर, गैब्रियल आमंड और इसके आगे चलें तो हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन। ये इतने नाम आप ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक क्वेश्चन क्या पूछेगा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। तो शामिल में 3 शामिल वाला दे देगा इसी में से नाम, और एक परंपरागत ट्रेडिशनल या क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का यानी समर्थक दे देगा, प्रोपाउंडर दे देगा। तो इसमें आधुनिक नाम याद रख लीजिए, बाकी काट पीट के आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वलास, लियोनार्ड व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासबेल, फ्रेडरिक सुमैन, वी.ओ. की जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ ली हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिमाग की, डिमाग ने क्या परिभाषित किया कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज तथा उसके साधन, यानी यहाँ राज क्या है, राज है साध्य, और ये साधन क्या है, साधन यहाँ पर आपकी क्या है, सरकार क्या है, साधन है।
तो डिमाग ने क्या परिभाषा दिया कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो ये परिभाषा अगर पूछी जाए आपके एग्जाम में आ जाती, और सेम इसी प्रकार की परिभाषा ये गिलक्राइस्ट ने दिया है। केवल अंतर क्या है, यहाँ पर कुछ शब्दों का यानी क्या किया गया, चेंज किया गया, बल्कि थीम बिल्कुल सेम है। तो डिमाग ने कहा राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो यहाँ शब्द अगर साधन लग जाए तो ये डिमाग की परिभाषा है, लेकिन इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। साधन शब्द न लगे तो समझ जाइए वो गिलक्राइस्ट की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। तो ये दो परिभाषाएं आपकी याद हो गई होंगी। डिमाग ने क्या कहा, डिमाग ने राजनीति विज्ञान को राज्य तथा उसके साधन सरकार के अध्ययन के रूप में कहा, जबकि गिलक्राइस्ट ने परिभाषित किया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो ये दो परिभाषाएं। अब गार्नर साहब ने क्या परिभाषित किया कि राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत, यानी राजनीति जो शास्त्र है या राजनीति विज्ञान है, इसका आरंभ व अंत दोनों किससे होता, राज्य से होता है। यानी राज्य केंद्र में है, राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी राज्य से होती है और समापन या अंत भी कहाँ से होता, राज्य से। गार्नर के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई और इस पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिकल साइंस व गवर्नमेंट। कौन सी पुस्तक लिखी गई, पुस्तक भी आपके एग्जाम में पूछा जाता, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, एक गार्नर की पुस्तक लिखी गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी गिलक्राइस्ट की परिभाषा ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा उसके तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसकी है, गिलक्राइस्ट की परिभाषा है। अगला, यहाँ ये बेंटले वाला नाम काट दीजिए, यहाँ ये कैटलिन है। तो कैटलिन साहब ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। कैटलिन साहब ने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए साहब राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैटलिन हो जाएगा। अब अगला है, राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो राज्य के प्रमुख अगर तत्व की बात करें, यानी किसकी बात करें, राज्य के प्रमुख तत्व की बात करें, तो कौन कौन इसमें राज्य के प्रमुख तत्व आते हैं, तो एक जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरी संप्रभुता और चौथा निश्चित भूभाग। ये जो कैटलिन साहब ने चार प्रमुख रूप से तत्व बताए हैं, ये है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और निश्चित भूभाग। लेकिन तीन विचारक ऐसे हुए जो आपके सामने नाम लिखे दिख रहे होंगे, सीले, डुगबी, हाल। इन्होंने निश्चित भूभाग को राज्य के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन ऐसा विचारक है जो राज्य के प्रमुख तत्व में निश्चित भूभाग को नहीं शामिल करता है, तो ये सीले वाला क्वेश्चन आपके TGT PGT 2021 में पूछा गया था। पेपर उठाइए, खटाखट टिक मारते चले जाएंगे। जैसे लेक्चर में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, उसकी बात करेंगे। जैसे अगला हीगल वाला, जैसे लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, और ये राज्य के चार प्रमुख तत्व होते हैं। लेकिन इनमें निश्चित भूभाग को सीले, डुगबी व हाल नहीं मानते हैं। आगे आते हैं। अब हीगल के द्वारा राज्य की क्या परिभाषा दी गई, हीगल ने बुक लिखी द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो ये पहला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स बुक पूछा जाए, हीगल के द्वारा लिखी गई। हीगल ने क्या परिभाषा दी है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, यानी ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर की गति है, ईश्वर की छाया है। राज्य कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ईश्वर की छाया, और उसी के रूप में राजा होता है। इसलिए राजा की आज्ञा पालन करना चाहिए प्रत्येक को। अगर राजा की आज्ञा का पालन आप नहीं करते हो तो आप क्या करते हो, यानी किसका, ईश्वर की अवहेलना कर रहे हो। तो ये कौन थे, हीगल। अब आगे आइए, अगला देखते हैं, आशीर्वादम ने पुस्तक राजनीति विज्ञान लिखा। इन्होंने समाज को ईंट तथा राज्य को क्या माना है, सीमेंट माना है। यानी समाज व राज्य दोनों का बराबर का महत्व है, क्योंकि इन्होंने तुलना करके बताया कि समाज क्या है, ईंट है, लेकिन ईंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वो राज्य करता है। इसलिए राज्य क्या है, सीमेंट है। तो ये आशीर्वादम की ये परिभाषा इन्होंने किस अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में दिया था, समाज को ईंट तथा राज्य को क्या माना था, सीमेंट माना था। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। बारकर साहब आ गए। बारकर साहब ने क्या कहा, इनकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि इन्होंने कहा कि समाज पर किसका कंट्रोल होना चाहिए, राज्य का कंट्रोल होना चाहिए।
कहा क्यों? कहा कि अगर समाज पर राज का कंट्रोल नहीं किया गया तो समाज क्या बन जाएगा? अपने नियम कानून बनाना शुरू कर देगा। इसलिए हमेशा केयर टेकर की भूमिका में हमेशा राज को रहना चाहिए, तभी यानी एक समता मूलक समाज अस्तित्व में रहेगा और सभी लोगों का यानी हित, समान हित, सदता रहेगा। तो समाज राज द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये किसकी परिभाषा है? बारकर की है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला अब बात आती है कि राज शब्द और शक्ति शब्द, दो शब्द है। राज और शक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली यानी राज्य व शक्ति शब्द दोनों का यानी सबसे पहले इस्तेमाल किए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मैकियावेली, आगे हम मैकियावेली को अलग से ही उठाएंगे कि मैकियावेली कौन थे? यथार्थवादी मैकियावेली यथार्थवादी राजनीतिक विचारक थे। और मैकियावेली की भांति ही भारत में कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानती हो, कौटिल्य बिल्कुल सेम। तो इनकी भी हम फिलॉसफी को समझेंगे। अभी हम तेजी से जो पॉइंट है उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला रॉबर्ट डहाल के द्वारा यानी शक्ति को क्या परिभाषित किया गया कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके पालन न करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। यानी अगर आप शक्ति का पालन नहीं करोगे तो समाज में कोई भी किसी से डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहेगा और दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए समाज में शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो शक्ति एक विशेष का प्रभाव है जिसके पालन न करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। रॉबर्ट डहाल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? रॉबर्ट डहाल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। यानी रूसो ने क्या कहा? रूसो के द्वारा जो रिपब्लिक लिखी गई है इस पुस्तक पे क्या किया गया? यानी कमेंट की गई है। रूसो ने क्या कहा? रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यानी जो रिपब्लिक है वो राजनीति पे तो है ही, साथ में उससे ज़्यादा इसमें शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले ना तो कभी लिखी गई थी और आगे भविष्य में हो सकता ना लिखी जाए। तो ये रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी गई। तो यहाँ रूसो ने ये रिपब्लिक नामक पुस्तक पे कमेंट किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और रूसो के द्वारा 1762 में एक और पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी पुस्तक? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक भी लिखी जाती है। आगे आइए, आगे चलते हैं। अगला है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर को मुक्त समाज का शत्रु, कार्ल पॉपर ने मुक्त समाज का शत्रु कहा है, मुक्त समाज का शत्रु। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक पुस्तक लिखी गई। तो ये पुस्तक भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। मिल उदारवादी था और इसके द्वारा क्या कहा गया? यानी व्यक्ति को केंद्र में रखा गया। तो यहाँ मिल आए, लॉक आए, केंद्र में कौन है? व्यक्ति का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता हो या उसकी सुरक्षा हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो यानी जॉन लॉक और जेएस मिल दोनों को ध्यान रखिएगा। मिल हो चाहे लॉक साहब हो, इनके द्वारा व्यक्ति को केंद्र में रखा गया। इसलिए आप देखो उदारवाद का जनक कौन कहलाते हैं? यानी लॉक उदारवाद के जनक भी जाने जाते हैं। तो यहाँ मिल ने कहा कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क व अपने शरीर का स्वामी होता है या संप्रभु होता है। तो ये परिभाषा आपके एग्जाम में दी जाती है और ऐसे कोटेशन पीसीएस के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिल ने क्या कहा कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व अपने मस्तिष्क का मालिक या स्वामी होता या संप्रभु होता। ये परिभाषा दिया जाए तो मिल की है। अगला यहाँ ग्रीन की परिभाषा लिखी हुई है। ग्रीन ने क्या कहा? ग्रीन ने कहा इच्छा ना कि शक्ति राज का आधार है। जहाँ पर इच्छा की बात हो, ठीक, इस इच्छा की बात हो या ईश्वर को केंद्र में रखा जाए तो वहाँ पर ग्रीन साहब आएंगे, क्योंकि ये दैवी सिद्धांत के समर्थक थे, नैतिक सिद्धांत के समर्थक थे। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति की अगर जब तक इच्छा नहीं होगी, राज इसलिए आया कि सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की है। तो इच्छा राज का आधार है, कोई पावर शक्ति राज का आधार नहीं है। तो इच्छा ना कि राज शक्ति का आधार है। ये परिभाषा दिया जाए तो किसकी है?
ग्रीन की है। इसी प्रकार बेंथम ने कहा कि पुष्पिन उतना ही अच्छा होता जितना कि कविता। जैसे कविता को सुन करके आनंद का संचार होता है, शरीर में आनंद भाव यानी उत्पन्न होता, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि पुष्पिन भी उतना ही अच्छा होता है जितना कि कविता। तो ये आपकी परिभाषा देने वाले या ऐसी बात करने वाले कौन थे? बेंथम। और बेंथम ये क्या है? ये उपयोगितावादी हैं। कैसे विचारक हैं? उपयोगितावादी, अधिकतम उपयोगितावादी ये विचारक हैं। तो ये सुखवाद की परिभाषा इन्हीं बेंथम के द्वारा दी गई है। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ये उपयोगितावाद या सुखवाद ये विचारक हैं। तो इनकी पुष्पिन उतना ही अच्छा होता है जितना कि कविता, ये पूछा जाए तो ये बेंथम ने दिया था। आगे हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा तलवार के बिना प्रासंगिता, तलवार के बिना प्रासंगिता यानी कंट्रैक्ट मात्र शब्द हैं, शब्दों का कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसमें क्या हो, यानी शक्ति का समावेश ना हो। तो जिस प्रकार यानी आपको कंट्रैक्ट किया गया लेकिन उसमें उसके ऊपर कोई राज्य जैसी शक्तिशाली बॉडी को स्थापित नहीं किया गया, तो यानी उस कंट्रैक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने तलवार से इसकी तुलना की कि तलवार के बिना प्रासंगिता मात्र शब्द हैं, यानी ये केवल शब्द हैं। तो ये हॉब्स की परिभाषा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला रूसो। रूसो ने कहा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जा सकता? बाध्य किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है कि व्यक्ति को, क्योंकि रूसो ने इनका एक कोटेशन और रूसो का है कि व्यक्ति यानी स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन हर जगह इसको क्या किया गया? जंजीरों में जकड़ दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया है। अगर ये भी पूछा जाए तो ये रूसो की परिभाषा है कि व्यक्ति स्वतंत्र तो पैदा हुआ था लेकिन हर जगह इसको क्या कर दिया गया? बांध कर रखा गया है, तो ये जकड़ कर रखा गया है। ये परिभाषा पूछे तो ये रूसो की है। इसीलिए रूसो ने कहा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आगे आते हैं बोदिन साहब, इन्हीं को बोंदा के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में बोदिन के नाम से जाना जाता है, BODIN, बोदिन। तो बोदिन ने क्या कहा कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य का निर्माण नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा अगर किसी संस्था हो या व्यक्ति विशेष हो, बहुत ज़्यादा उसको पावर दे दी गई तो वह क्या कर सकती है? डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य तो कभी नहीं बना सकती। ये पूछेगा एग्जाम में, तो आप बोदा का आंसर में टिक मारिएगा। अगला मिल की परिभाषा। मिल अभी हम बताएं, लाख और मिल आ जाए तो जैस मिल या हो या लाख हो, व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और इसमें व्यक्तिवाद को प्रमुख रूप से ये प्रायोरिटी देते हैं। तो इनके द्वारा क्या कहा गया? राज्य का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है। यानी राज्य है तो व्यक्ति को, यानी राज्य का काम ही व्यक्ति को पंगु बना देना, आत्मनिर्भर बना देना। तो ये अगर राज्य है तो राज्य क्या करता है? व्यक्ति जो सेल्फ डिपेंडेंट था और राज्य यानी सेल्फ डिपेंडेंट से हट करके वो राज्य पर निर्भर होने लगता है। और राज्य इससे क्या होता कि जो व्यक्तित्व का विकास हो रहा था, उसका चरित्र विकसित हो रहा था, उस पर क्या लगता है? लगाम लगता है, अंकुश लगता है। तो ये परिभाषा कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति केंद्र में है तो या तो लाख होगा या मिल होगा, अगर राज्य केंद्र में है तो आप या तो हीगेल होंगे या तो ग्रीन होंगे। तो ये जो राज्य को केंद्र में परिभाषा रख के देते हैं, बिल्कुल ये इसमें क्लियर कट कंक्रीट अंतर आपको आना चाहिए। तो मिल ने क्या कहा कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को क्या करता? कुंठित करता है। तो हमने कहा केंद्र में अगर व्यक्ति है, केंद्र में अगर व्यक्ति है तो ये या तो लाख होगा या फिर क्या होगा? मिल होगा। तो ये दो विचारक हो सकते हैं। तो यहाँ मिल की ये परिभाषा है कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। इस कोटेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, हॉब्स ने क्या कहा? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट यानी अराजकता से अच्छा है। हॉब्स यानी राज्य के समर्थक हैं। हॉब्स को ध्यान रखिएगा, ये राज्य का समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा कि राज्य कितना ही आतताई, कितना ही निरंकुशवादी हो जाए, लेकिन वो तब भी अच्छा होगा क्योंकि यह अराजकता से अच्छा होता है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से क्या? एनार्की से अच्छा होता है। ये हॉब्स ने परिभाषा दिया था। अगला ग्रीन राज्य हमने बताया कि अगर चाहे कांट, ये 2-3 शब्द आप ध्यान रखिएगा,
कांट हो गया, ग्रीन हो गया, ब्रेडले हो गया, ब्रेडले हो गया, और क्या हो गया, बोसांके हो गया, बोसांके हो गया, बोसांके हो गया, क्या हो गया, बोसांके हो गया, बोसांके हो गया। ये सब किसके समर्थक हैं? ये राज्य को ये नैतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें कांट, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, ये सब राज्य को क्या मानते हैं? एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं और नैतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। इसलिए आप देखोगे राज्य को एक सकारात्मक के रूप में देखेंगे, लेकिन जो हेयक हैं, फ्रीडमैन हैं, जो उदारवाद, नौ उदारवाद के समर्थक हैं, और राज्य को एक बुराई के रूप में यानी देखते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये सब आगे हम जब सिद्धांत की बात करेंगे तो वहाँ और समझेंगे। यहाँ मेन कोटेशन की बात कर रहे हैं। तो अब ग्रीन की परिभाषा राज के संदर्भ में क्या होगी? यानी सकारात्मक होगी। राज का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यानी मान लो आप अच्छा जीवन कोई जी रहा था, राज्य में व्यक्ति हैं, व्यक्ति यहाँ अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, इनके अच्छे जीवन में क्या बाधा आ गई, कोई रुकावट आ गई, तो राज का काम ये जो बाधा आई, इस बाधा के मार्ग में बाधा पहुंचा देना, यानी बाधा जो आई उसको खत्म कर देना। ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। राज्य इसीलिए बनाया गया है कि जो राज्य के अंतर्गत व्यक्ति हैं, अगर उनके जीवन में कोई बाधा आ जाती है तो उस बाधा को खत्म करके अच्छा जीवन जो व्यक्ति का चल रहा था उसको बनाए रखना, और जो यानी आपदा या ये बाधा आई है, बाधक जो बना है, उसको समाप्त कर देना। तो इससे क्या होगा? अच्छा जीवन चलता रहेगा अनवरत रूप से। तो अगर ये ग्रीन की परिभाषा ये आती, और ये इसी बार के जीआईसी लेक्चरर में पेपर उठा के देखिएगा, ये पूछा गया था कि ग्रीन की परिभाषा दी गई थी। ये जीआईसी लेक्चरर का पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुँचाना है। बहुत मज़ेदार इसमें कोटेशन आप कहते हैं कि आप लोग को लग रहा होगा इतना कैसे याद होगा। अब मेन थीम जो विचारक है उनकी थीम पे जाइए, अगर थीम को समझेंगे तो कोटेशन अपने आप याद हो जाएंगे, कौन किसका समर्थक है और उसकी आइडियोलॉजी क्या। अगर आइडियोलॉजी को समझ गए तो ये आपका खटाखट आपके नहीं भी कोटेशन एग्जाम में याद आ रहा होगा, तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा, इसकी आइडियोलॉजी थी, तो ये कोटेशन दे सकता है। अगला, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, ये बोसांके के द्वारा दिया गया। अभी बताया दार्शनिक वाला नाम बोले थे कि नहीं? क्या इसमें बोले थे? ग्रीन बोले थे हैं, उसके बाद कांट बोले थे, हीगेल बोले थे, ग्रीन, कांट, हीगेल, और क्या बोले थे? बोसांके, और क्या बोले थे? बोसांके हो गया, ब्रेडले हो गया, बोसांके हो गया, ब्रेडले। ये सब किसके समर्थक हैं? ये राज्य को दार्शनिक सिद्धांत मानते हैं, दैवी सिद्धांत यानी डिवाइन थ्योरी के समर्थक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोसांके। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके, बिल्कुल सही है। राज्य एवं विधि का समान सिद्धांत एक कल्सन महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और दार्शनिक उग्रवाद यानी एक कौन? बेंथम। बेंथम है राज्य को असीम पावर सौंपना चाहते हैं, क्योंकि बेंथम का मानना है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य घिनौनी हरकतें करता है, पशु जैसा बर्ताव करता है, क्रूर है, निर्दयी है। जितनी भी आप कमियां निकालना चाहते हो वो सारी कमियों का कौन यानी बेंथम महोदय ने मनुष्य की सारी कमियों को उजागर कर दिया। इसीलिए वो क्या कहते हैं? राज्य को सीमित शक्तियां देना चाहते हैं और दार्शनिक उग्रवाद को लेकर आते हैं। तो दार्शनिक उग्रवाद अगर आए तो ये किसके द्वारा? बेंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे आइए, मैं राज्य हूँ, ये परिभाषा मेंस में भी, यूपीएससी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मैं राज्य हूँ इतना दे देगा, आगे लिखेगा लुई चौदहवां। इस संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो मैं राज्य हूँ, ये लुई चौदहवां भी एक क्या है? ये आपकी डिवाइन थ्योरी की समर्थक है, राजतंत्र के समर्थक हैं। तो लुई चौदहवां आपको पता ही है। लुई चौदहवां कौन है? फ्रांस के क्या है? फ्रांस के शासक थे या फ्रांस के राजा थे। तो ये किंग थे, फ्रांस के किंग। लुई चौदहवां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये सब। तो लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूँ, यानी मैं हूँ राज्य का मतलब हुआ राजा ही सब कुछ है, राजा की आज्ञा ही कानून है, और राजा की आज्ञा का कोई अवहेलना करेगा तो उसे दंड राजा के द्वारा दिया जाएगा, और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय, किसी भी कोर्ट में कोई भी सुनवाई यानी का आपके पास पावर नहीं होगी। तो ये मैं ही राज्य हूँ, ये लुई 14वें के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज व्यक्ति से पहले है, यानी ये अरस्तु। तो देखो अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है। कहने का मतलब हुआ कि ये आपका मान लो ये पूरा राज्य है और इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट क्या हैं?
यानी व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति एक अंग है। जैसे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन क्या आदमी का अस्तित्व ना हो तो क्या अंगों का कोई महत्व रहेगा? आप कहेंगे जी नहीं रहेगा। तो सेम उसी प्रकार अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य किससे पहले है? व्यक्ति से पहले है। तो ये आपके सामने अगर लिख के आए कि राज्य व्यक्ति से पहले, किसके द्वारा? अरस्तु। इसका मतलब भी हमने आपको समझा दिया। फिर आगे ये बता चुके हैं, राज पृथ्वी पर ईश्वर का उत्तरण है, हेगेल के द्वारा दिया गया था। अगला, राज व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो के द्वारा। राज व्यक्ति का, यानी इन्होंने कहा कि राज्य जैसे बना, ये आपका मान लो राज्य है, तो इसमें कई व्यक्ति सब मिले हैं और कई व्यक्तियों के इन्हीं का बृहत्तर रूप क्या कहलाता है? राज कहलाता है। तो राज व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, ये पूछा जाए तो ये प्लेटो की है। चले भाई आगे आइए। ग्रीन साहब फिर से आ गए हैं, तो ग्रीन साहब को अगला हम देखते हैं। ग्रीन ने, राज्य एक ऐसी संस्था जिसका ध्येय, हमने पीछे भी बताया था, अगर ग्रीन आएंगे तो राज्य को सकारात्मक देखते, चाहे ग्रीन हो, ब्रेडले हो, बोसांके हो, हीगेल हो, कांट हो, सभी के सभी राज्य को सकारात्मक मानते हैं। और सकारात्मक जब मानेंगे, अब आप कॉमन सेंस लगा के बताइए, क्या ये राज्य की बुराई करेंगे? आंसर है नहीं, राज्य की बुराई नहीं करेंगे। राज्य को सकारात्मक किस संदर्भ में अगर कोई ये बताते हैं तो इन्हीं में से कोई होगा। तो इसमें आइए ग्रीन क्या कोटेशन हम देखते हैं, क्या ये सकारात्मक नहीं लिखा है? राज्य एक ऐसी संस्था जिसका ध्येय समान हित को बढ़ावा देना है। समान हित का विचार राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। राज्य को सकारात्मक दिखाया जा रहा, तो ये परिभाषा किसकी? ग्रीन। यानी राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य होता है कॉमन इंटरेस्ट, समान हित को प्रमोट किया जाए, समान हित को बढ़ावा दिया जाए। और समान हित का विचार कहाँ से आता? राजनीतिक कृतज्ञता का आधार होता है। तो ये आपका हो गया। आगे आइए, आदर्शवादी विचारक राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं कि राज्य कोई मानव के द्वारा आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं किया गया, बल्कि जिस प्रकार ईश्वर की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार राज्य की भी उत्पत्ति हुई है, अर्थात राज्य एक नैतिक संस्था। इसके ये नाम आप रट्टा फिक्सेशन लगा लीजिएगा। राज्य को नैतिक संस्था मानने वाले में कौन है? कांट है, हेगल है, ग्रीन है, ब्रेडले, बोसांके। बिल्कुल आपके ऐसे रटे होने चाहिए, यानी कांट है, हेगल है, ग्रीन है, ब्रेडले है, बोसांके, क्योंकि ये कुछ तो आपको याद करना ही होगा, नहीं करोगे तो पेटी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आदर्शवादी विचारक राज्य के, अब ये याद होगा तो आप इनके कोटेशन भी नहीं आता होगा तो एग्जाम में काट पीट के आप सही ऑप्शन तक क्या है पहुंच जाओगे। तो राज्य को नैतिक संस्था कौन मानते हैं? कांट, हेगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके। कांट, हेगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके राज्य को, यानी नैतिक संस्था, जो नैतिक संस्था मानेंगे जाहिर सी बात है वो आदर्शवादी विचारक होंगे, आदर्शवादी थिंकर्स होंगे। आगे आइए, और राज्य को भी दैविक सिद्धांत के अंतर्गत मानेंगे। अगला गार्नर साहब आ गए। गार्नर साहब ने क्या कहा? राज्य ना ही ईश्वर की रचना। इन्होंने इसके विरोध में आलोचना आप कहा जाए दैवी सिद्धांत की, तो गार्नर को वहाँ ले जाइए। गार्नर ने कहा राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझौता भी नहीं हुआ, ना ही परिवार का विस्तृत रूप है, या तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यानी इतिहास का पहलू शामिल करना हो कि राज्य कैसे उत्पन्न हुआ है, तो राज्य एक क्रमिक विकास, धीरे धीरे जैसे बच्चा पैदा हुआ फिर उसका धीरे धीरे उसका विकास होता वो है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ती है, सेम इसी प्रकार राज्य का विकास हुआ। राज्य कोई प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली संपन्न सर्वशक्तिमान के रूप में इसको पैदा नहीं किया गया, अर्थात राज्य क्या है? एक क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ है। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म से, यानी गर्भ के बाद उसके जन्म और उसके बाद उसका विकास होता है, सेम उसी प्रकार राज्य भी क्या है? एक क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था के रूप में ये स्थापित हुआ है। तो ये परिभाषा किसकी है? गार्नर की है। हमने आपको समझा दिया, ये अब आपको याद भी हो गया होगा कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, तथा ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। आगे आओ भाई, आगे देखते हैं भाई। बिल्सन महोदय ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया? बिल्सन महोदय ने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग, मान लो ये आपका एक एरिया है, निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यानी राज्य कुछ और नहीं, मान लो ये भूभाग था, इसके अंदर बहुत सारे लोग थे जनता, और इन्होंने कानून की स्थापना के लिए जो समूह संगठित किया उसी को क्या कहा जाता? राज्य कहा जाता है। तो बिल्सन
ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया? कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। राज्य एक निश्चित भूभाग, टर्मोलॉजी ध्यान रखिएगा। एक राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, इसी को राज्य कहा जाता है। ये परिभाषा विल्सन महोदय ने दिया। तो विल्सन की परिभाषा क्या है? राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये राज्य है। ब्लंटसली ने किस रूप में परिभाषित किया? ब्लंटसली ने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय, कुल मिलाकर के ये भी निश्चित भूभाग है में रहने वाले। यहाँ शब्द अंतर क्या है? राजनीतिक तौर पे उन्होंने राजनीतिक तौर शब्द जो विल्सन महोदय थे, विल्सन और ब्लंटसली में अंतर इतना है कि विल्सन महोदय ने राजनीतिक तौर पे शब्द प्रयोग नहीं किया, केवल कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। लेकिन यहाँ पर ब्लंटसली ने सीधे सीधे कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। और ये ब्लंटसली साहब की जो ये परिभाषा है, ये यूपीएससी का पेपर यानी 2021 का प्री का उठा के देखिएगा, सेम एज यही कोटेशन वहाँ पर डाला गया था और वहाँ पर राज्य की परिभाषा पूछी गई थी। तो राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय होता है। तो आप जिनका ये ऑप्शनल रहा होगा वो आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर लिया होगा। तो ये ब्लंटसली की परिभाषा है। अब दोनों परिभाषा आपकी याद हो गई होंगी, विल्सन और ब्लंटसली। विल्सन ने कहा राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम राज्य है, तो ये परिभाषा विल्सन की है। वहीं ब्लंटसली बोले, ब्लंटसली ने कहा कि राज्य एक निश्चित, अब यहाँ विल्सन से विधि निकाल लो, विल्सन से विधि, तो यहाँ विधि कानून आ गया। विल्सन ने राज्य को क्या बताया कि विधि या कानून की स्थापना के लिए जनता द्वारा संगठित नाम है एक निश्चित भूभाग में, वही राज्य है। लेकिन ब्लंटसली शब्द यानी ब्लंटसली ने कहा यह राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है, यह परिभाषा ब्लंटसली ने दिया और यही क्वेश्चन यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया। अगला ई.एम. फॉस्टर ने क्या कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। जितने भी प्लेटो की थ्योरी को मानते हैं उनमें अगर महानता का स्तर लगाना हो तो नंबर 1 पे कौन? अरस्तु आएगा। ये परिभाषा ई.एम. फॉस्टर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला सेबाइन ने क्या परिभाषा दिया? अरस्तु जो है यानी ई.एम. फॉस्टर और सेबाइन दोनों को आप अरस्तु पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो मेंस में, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। सेबाइन क्या लिखते हैं? अरस्तु आदर्श राज पर ही नहीं बल्कि राज, ये सबसे ज़्यादा ये देखो ये हो गया कि राज आदर्श राज हो। कभी भी आदर्श राज व्यवहार में हो सकता है कि जो उसकी परिकल्पनाएं की गई हैं, हाइपोथेसिस की गई है, जरूरी नहीं कि व्यवहार में लागू हो। लेकिन राज के आदर्श पर पुस्तक लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के आदर्श क्या हैं, यानी राज्य किन बातों को अपने में आत्मसात कर लिया, व्यवहारिक रूप पे लागू करता है। जैसे अब हम कहते हैं कि मोहन ईमानदार है, दूसरा बोलते हैं मोहन के कार्य ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं, दोनों में अंतर है। इसका मतलब मोहन के कार्य करने का तरीका या कार्य जो ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं, इसका मतलब है कि मोहन केवल सैद्धांतिक तौर पे नहीं, जो काम काज करता है उसमें भी ईमानदारी का पालन करता है, यानी व्यवहारिक तौर पर ईमानदारी के मूल्य को अपने जीवन में उतारता है। सेम यही बात इसमें सेबाइन अरस्तु पर लिखता है कि अरस्तु आदर्श राज्य की बात ही नहीं करता बल्कि राज्य के लिए आदर्श क्या होना चाहिए उस पर भी पुस्तक लिखता है। और ये शायद आपकी ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो सेबाइन और ई.एम. फॉस्टर दो अरस्तु पे कोटेशन दिए हैं कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों महान है, ई.एम. फॉस्टर का है। लेकिन सेबाइन का क्या है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। लासबेल महोदय ने क्या कहा? राज्य क्या है? एक संप्रभु भू-क्षेत्रीय समूह है। लासबेल ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया कि एक संप्रभु का मतलब हुआ जो ऐसा निकाय जो आंतरिक व बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता हो, उसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, तो उसी को संप्रभु कहा जाता है। और भू-क्षेत्रीय समूह है, यानी भू-क्षेत्रीय का मतलब ये भू-क्षेत्र का मतलब हुआ एक निश्चित एरिया में उसका संगठन हुआ है। तो लासबेल की परिभाषा पूछी जाए तो राज्य एक संप्रभु भू-क्षेत्रीय समूह है। इस रूप में किसने परिभाषित किया था? लासबेल के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी।
आगे हीगेल साहब फिर आ गए। अब हीगेल आ गए तो हमने कहा ग्रीन, हीगेल, ब्रेडले, कांट, बोसांके, ये सब राज को सकारात्मक मानते हैं और राज को नैतिक मानते हैं। सकारात्मक नैतिक मानेंगे, हमेशा याद रखो ये राज की कभी बुराई नहीं करेंगे, राज की अच्छाइयों को ही बखान करेंगे। तो इसी प्रकार हेगेल क्या परिभाषा देते हैं कि राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। किसके लिए बनाती है? अपने लिए बनाती है। तो राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने हेगेल साहब ने कहा है। आगे आइए, फॉलेट महोदय ने कहा मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में निवास करता है। तो ये फॉलेट का है। अगला मैकाइवर की ये मॉडर्न स्टेट, बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर ने द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक लिखा और ये इसमें कहा कि राज क्या विधि का शिशु, कानून का शिशु व जनक दोनों है। यानी राज से ही विधि का उत्पत्ति होती है, शिशु यानी कानून पलता बढ़ता है और आगे जा कर के ये जनक भी बनता है, बाप भी बनता है। तो दोनों हैं, यानी राज विधि का शिशु व जनक दोनों हैं। मॉडर्न स्टेट ए मैकाइवर के द्वारा मॉडर्न स्टेट में थ्योरी दी जाती है। आगे आइए, मैकाइवर ने रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज को। इन्होंने मैकाइवर ने कहा पहले समाज, और समाज में क्या होते? लोग होते, और लोगों में रक्त संबंध, जो रक्त संबंध का मतलब हुआ कि पहले लोगों की उत्पत्ति हुई है। तो रक्त संबंध समाज को, यानी नातेदारी, रिश्तेदारी, इनसे मिल करके एक समाज बनता है। तो रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और यही समाज आगे चल करके राज की उत्पत्ति करता है। ऐसा बताने वाले कौन थे? मैकाइवर साहब थे। आगे सॉफ्ट स्टेट का मतलब यहाँ हुआ यानी मृदु, इसको क्या बोलेंगे? मृदु राज्य। सॉफ्ट स्टेट, तो मृदु राज्य का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो एशियन ड्रामा जो लिखी गई है गुन्नार मिडाल के द्वारा। तो सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट गुन्नार मिडाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है डायसी महोदय ने राज को किस रूप में परिभाषित किया? डायसी महोदय राज को क्या कहा कि सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण व क्रियान्वयन करता है। तो डायसी ने क्या कहा? राज सरकार के संसाधनों से, यानी सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण करता है। यानी कुल मिला के जहाँ डायसी आएगा वहाँ कानून आना है। तो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। अगर ऐसी परिभाषा तो डायसी के द्वारा दी गई थी। अगला सीले ने क्या कहा? राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति का कोई यानी राजनीति निर्मूल है, यानी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। कहने का मतलब हुआ जब इतिहास और राजनीति का संबंध दिखाना हो तो वहाँ सीले महोदय को आप लेके जाइए कि इन्होंने कहा कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। कोई नतीजा आप बिना इतिहास के राजनीति में नहीं निकाल सकते। तो राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये सीले महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला राज की उत्पत्ति, और राज की उत्पत्ति में एक विकासवादी सिद्धांत, और विकासवादी को ही ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता। और सर हेनरी मेन ने ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को अपनी बुक एंशिएंट लॉ में प्रस्तुत किया था। और इनमें जो मैकाइवर हैं ये भी क्या हैं? ऐतिहासिक विचारक माने जाते हैं, ऐतिहासिक विचारक माने जाते हैं। अगला है हॉब्स ने को देखते हैं। आत्मरक्षा का इन्होंने अधिकार प्रस्तुत किया और कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था। प्राकृतिक अवस्था का मतलब हुआ जब मानव सभ्य नहीं था, आपस में लड़ झगड़ रहा था, एक दूसरे को अपना शत्रु भाव से देख रहा था, अपना शत्रु समझ रहा था। तो प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। यानी एक ये व्यक्ति है, इसके चारों तरफ अन्य इंसान है। तो जितना ये इंसान अन्य है, जैसे आज जानवर आप देखते हो, जानवर अपनी सजाती अपने जैसे जानवरों से तो डरते ही, साथ में जो विजातीय जानवर होते हैं उनसे भी डरते हैं। तो वही भाव एक समय मनुष्यों के साथ था। यानी ये अकेला ये व्यक्ति है, इसके चारों तरफ जितने व्यक्ति थे, क्योंकि पशुवत रूप में रहता था, उसके सगे संबंधी कौन है, उसका माँ बाप है, कुछ अता पता नहीं रहता था। तो हर एक व्यक्ति
का शत्रु, जो इसके चारों तरफ अन्य लोग थे वो सभी इसके क्या थे, शत्रु थे, उनके विरुद्ध इसका युद्ध चल रहा था, यानी उत्तरजीविता का यहाँ पर उत्तरजीविता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो इसी संबंध में हाब्स ने क्या दिया, सिद्धांत दिया, आत्मरक्षा का सिद्धांत, आत्मरक्षा का अधिकार। कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। अगर ऐसा कोटेशन आता है तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हाब्स के द्वारा। आइए अगला रूसो ने अगला क्या कहा, रूसो का समान इच्छा का सिद्धांत। समान इच्छा का सिद्धांत क्या है, कॉमन विल इसी को कहा जाता कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। सबके हाथों में स्वयं को समर्पित करता है और किसी के भी हाथों में स्वयं को समर्पित नहीं करता है। ये रूसो ने ये सिद्धांत क्या है, प्रस्तुत किया है। आगे आइए, राज के दैवी सिद्धांत। राज के दैवी सिद्धांत याद कर लो, जो आपके सामने नाम लिखे हैं इनका रट्टा लगा करके इसको क्या बिल्कुल इनका खात्मा कर दीजिए। अब जब इनको याद कर लोगे तो कई ऑप्शन आपके इलिमिनेशन में काम आएगा। राज दैवी सिद्धांत, राज को दैवी सिद्धांत का मतलब हुआ कि जैसे ईश्वर की उत्पत्ति हुई है वैसे यानी राज की भी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कौन मानते हैं। तो ऐसा राज का दैवी सिद्धांत कौन कौन, तो इसमें कौन महोदय, जैलिनिक हैं, गिलक्राइस्ट हैं। जैसे गिलक्राइस्ट की एक परिभाषा हमने राज का देखा था कि राज के अंतर्गत राज तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये राज की परिभाषा गिलक्राइस्ट ने दिया था, आपको याद भी हो गया होगा। तो राज के दैवी सिद्धांत में कौन कौन आते हैं, तो इसमें गैलिनिक आते हैं, गिलक्राइस्ट आते हैं, प्लूटार्क आते हैं, रॉबर्ट फिल्मर आते हैं, लुई चौदहवां कहा था मैं ही राज्य हूँ, ये वही लुई 14वां है। जेम्स प्रथम का भी आगे यानी ये आपका क्या एक कोटेशन है कि राज ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो ये परिभाषा जेम्स प्रथम के द्वारा। और सेंट एम्ब्रोज, तो ये आप जैली राज का दैवी सिद्धांत के समर्थक कौन है, जैलिनिक है, गिलक्राइस्ट है। जैलिनिक हो गया, गिलक्राइस्ट हो गया, प्लूटार्क हो गया, रॉबर्ट फिल्मर हो गया, लुई 14वां हो गया, जेम्स प्रथम हो गया, सेंट एम्ब्रोज हो गया। शायद अभी तक आपको ये नाम याद अब हो चुके होंगे, एक बार फिर से रिपीट करिए, जैलिनिक, गिलक्राइस्ट, जैलिनिक, गिलक्राइस्ट, जैलिनिक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम, सेंट एम्ब्रोज, ये राज के दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। चलो भाई आगे आते हैं। राज के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध एवं धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। तो ये आपके जो होंगे राज के दैवी सिद्धांत वाले, ये प्रमुख रूप से किसको, राजनीतिक चेतना, ईश्वर को मानेंगे। आगे जेम्स प्रथम ने, देखो जेम्स प्रथम का आ ही गया कि राजा लोग, जो राजा लोग होते हैं पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हो तो राजा को देख लो और राजा की जो आज्ञा है उसका बिल्कुल ईमानदारी से उसका पालन करो। अगर पालन नहीं करते हो तो सीधे राजा की अवहेलना आप कर रहे हो। इन्होंने लॉ ऑफ मोनार्की नामक पुस्तक लिखी जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ये ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटेन का राजा था। तो ये इसने लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक लिखी और कहा कि राजा लोग किस पे, पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं होती हैं। रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, रॉबर्ट फिल्मर ने कहा राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज का मुखिया राजा होता है। जैसे परिवार का मुखिया होता है उसी प्रकार जो राजा होता है और राज का मुखिया होता है। जाहिर सी बात, इसलिए क्योंकि ये सब राजतंत्र दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। जैसे पीछे हमने अभी आपको नाम बताया दैवी सिद्धांत के कौन कौन है, रॉबर्ट फिल्मर थे, प्लूटार्क थे, जैलिनिक थे, प्लूटार्क थे, रॉबर्ट फिल्मर थे, जेम्स प्रथम थे, लुई 14वां था, सेंट एम्ब्रोज थे, गिलक्राइस्ट थे। तो ये हमने जो 6-7 नाम बताए हैं ये सभी किसके समर्थक हैं, यानी दैवी सिद्धांत की। तो जाहिर सी बात है राजतंत्र, राजा, इन सबको क्या मानेंगे, सकारात्मक रूप में मानेंगे और सकारात्मक रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अगला आइए, अगला है बिलिंग एंड बिनिंग। इसमें किसी ने पीडीएफ में हमारा नाम लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, अब आप लोगों को नाम भी पता चल गया होगा, अच्छी बात है। बिलिंग एंड बिनिंग के द्वारा
नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अच्छे नागरिक व उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। तो ये बिनिंग एंड बिनिंग ने क्या परिभाषा दिया? अब जैसे इस बार आया था कि नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति तथा उसके लक्ष्यों उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ ये बिनिंग एंड बिनिंग की परिभाषा जिन लोगों ने दिया होगा उनको अच्छा नंबर जरूर मिला होगा। तो ये नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। केवल अच्छे नागरिक पैदा हों जरूरी नहीं है, बल्कि जो नागरिक अच्छे पैदा हो रहे हैं उनके चरित्र में भी अच्छे क्वालिटी, अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए। ये प्रमुख उद्देश्य होता है नागरिक शास्त्र का, यानी सिविक्स का। तो बिनिंग एंड बिनिंग ने एक परिभाषा दिया था। आगे आइए भाई, लिकाक महोदय ने क्या कहा कि राज व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसा आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए गए। ये लिकाक ने इसको परिभाषित किया है। आगे आइए, रिचर्ड हुकर ने मनुष्यों की आदिम अवस्था कैसी थी? अशांतपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। यानी रिचर्ड हुकर ने कहा समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य आया है, क्योंकि शुरू में क्या था? संघर्षमय स्थिति थी, अराजकता चारों तरफ व्याप्त था। तो मनुष्य ने अपनी सुरक्षा व शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए समझौता किया। उसी समझौते का नतीजा क्या है? यानी राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगर ऐसी परिभाषा देता है तो ये किसकी है? रिचर्ड हुकर की है। ह्यूगो ग्रोसियस ने क्या कहा? राज्य एक समझौते का फल है। और ये ह्यूगो ग्रोसियस वही हैं जिनको कानून का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? कानून का जनक भी कहा जाता है। अगला, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। और वकीलों का स्वर्ग है तो संविधान सभा को आइवर जेनिंग्स के द्वारा वकीलों का स्वर्ग कहा गया था। और अन्य बातें भी संविधान सभा से रिलेटेड है, जो आप उसको अपने आप तैयार करिएगा। और ये संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में होता है। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की जाती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और फिर 11 दिसंबर को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि आइवर जेनिंग्स के द्वारा ही ये भी कहा गया कि भारतीय संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघात्मक दोनों हो सकता है। यानी अगर परिस्थितियां बनती हैं तो भारतीय संविधान यूनिटी हो जाता है, और परिस्थितियां बनती हैं तो भारतीय संविधान कैसा हो जाता है? संघात्मक हो जाता है। अगला, दुर्गादास ने भारतीय संविधान को कहा यूएसए की न्यायिक सर्वोच्चता एवं ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के मध्य एक संतुलन के रूप में कार्य करता है। तो ये दुर्गादास का कोटेशन है। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे ब्रिटेन में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे पावरफुल संसद मानी जाती। क्यों मानी जाती? क्योंकि वो कुछ भी संशोधन, कुछ भी परिवर्तन कर सकती। संसद के ऊपर कोई है ही नहीं। और इसीलिए ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला को पुरुष बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है। अगर ब्रिटेन की संसद के पास पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने की पावर होती तो भी अपने पास रखती। लेकिन ये जैविक संकल्पना है, जैविक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतनी पावरफुल है। जबकि अमेरिका में जाओगे इसका उलट है, वहाँ पर सबसे पावरफुल वहाँ पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए या वहाँ की न्यायपालिका है। इसीलिए भारत के द्वारा जब संविधान सभा के संविधानविदों के द्वारा संविधान को बनाया जा रहा था तो बीच का रास्ता अपनाया गया। यानी भारत में अमेरिका की भांति अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता थी और ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता थी के मध्य संतुलन साधने का काम किया गया। और एक कोटेशन दुर्गादास के द्वारा दिया गया है। अगला, सुभाष पी कश्यप ने क्या कहा कि भारतीय संविधान में सार्वभौम संप्रभुता का स्रोत भारत की आम जनता है। प्रस्तावना में देखेंगे तो वहाँ पर भी हम भारत के लोग से शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या किया गया? लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला चलते हैं, आगे की ओर देखते हैं। केसी हुइयर, ये पीसीएस में भी यूपी पीएससी 2020 में पूछा था प्री में कि केसी हुइयर, यानी ये किसका द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया? केसी हुइयर ने अर्धसंघात्मक भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा। अर्धसंघात्मक का मतलब हुआ इसमें यानी संघीय व एकात्मक दोनों प्रकार के संविधानों की विशेषताओं को शामिल किया गया है। आगे आइए, अब डीपीएसपी
DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उस पर देख लेते हैं। इनमें LM सिंघवी की परिभाषा देख लेते हैं, इन्होंने क्या दिया कि निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं, यानी संविधान को जीवन प्रदान कौन करती हैं? DPSP प्रदान करते हैं। तो ये आपका पूछा जाए, और जब भी मेंस का आंसर DPSP पे कुछ लिख रहे हो तो इनका यूज़ करिए, जब तक इनका यूज नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। LM सिंघवी ने क्या कहा कि निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली क्या संस्थाएं हैं। आगे आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने क्या कहा था कि ये तत्व भारतीय राज्य व्यवस्था के आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। यानी आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित ना किया जाए। अगर ऐसा कोटेशन कोई दिया जाता है तो ये किसका है? बाबा साहब का है। CAPF का पेपर उठा के देखिएगा 2021 वाला, यही कोटेशन वहाँ पर डाला गया था। कोई भी एग्जाम हो, कोटेशन तो यहीं से आते हैं। अगला, ग्रेनविल ऑस्टिन, ये ग्रेनविल ऑस्टिन वही है जो आगे चलकर भारत को, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी इसी को हिंदी में सहयोगात्मक या सहकारी संघवाद के नाम से जाना जाता, ये भी बोलेंगे। तो ग्रेनविल ऑस्टिन निदेशक तत्व को एक सामाजिक क्रांति, कोऑपरेशन, हमेशा ग्रेनविल ऑस्टिन जहाँ भी आएंगे वहाँ कोऑपरेशन की बात करेंगे, सोशल की बात करेंगे। यानी ये कुल मिलाकर के एक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो इनका जो समाजवादी विचारधारा है वो हर जगह समाजवादी तत्वों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप देखोगे भारतीय संघीय व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अर्थात सहयोगात्मक संघवाद की संज्ञा दी है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कोटेशन, दो यहाँ कोटेशन हमने आपको समझा दिया। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, ये भी क्वेश्चन PGT में पूछा जा चुका है। तो निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, एक किसके द्वारा? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। आगे आइए, केटी ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? PGT 2021 सब पूछा गया क्वेश्चन है। केटी शाह ने कहा था DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता। बैंक की इच्छा का मतलब हुआ राज्य पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका सीधा मतलब है कि आप अगर DPSP को राज्य के द्वारा DPSP में दिए गए दिशा निर्देशों या सिद्धांतों को राज्य लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आप मौलिक अधिकार जैसे हनन करता, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए फटफटा से पहुंच जाते हो, फटफटा कर। सेम एज यहाँ पर DPSP के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि यह क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल है, ये गैर प्रवर्तनीय है, इनको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कुल मिलाकर के राज्य पे इच्छा करेगा कि DPSP में बताए गए निर्देशों को या गाइडलाइंस को राज्य अपने जो सिद्धांत बनाता है, अपनी नीतियाँ बनाता है, अपने डिसीजन लेता है, उसमें मन करे तो शामिल करे, मन करे तो शामिल ना करे। कुल मिलाकर के जैसे चेक होता है वो बैंक की इच्छा पर डिपेंड करता है, आपको पैसा देगा कि नहीं देगा। तो DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। एक केटी शाह का है। इतना हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया तो आपको अब याद भी हो गया होगा। अगला, टेटी कृष्णाचारी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने DPSP को भावनाओं का अस्थायी कोराघर कहा। भावनाओं का अस्थायी कोराघर कहा कि लोगों में भावनाओं, इमोशंस के साथ खेला गया है। मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी DPSP में की गई, लेकिन जब आप उनको प्रवर्तनीय ही नहीं बनाए तो राज की इच्छा पे छोड़ दिए, तो इनका मतलब क्या है? कोराघर है। क्या है? कोराघर। कोराघर का मतलब हुआ, और ये किस चीज़ का कोराघर है? ये भावनाओं का कोराघर है। तो ये किसने कहा? टेटी कृष्णाचारी ने कहा कि भावनाओं का कोराघर है क्या? DPSP। तो अब जब भी आ जाए भावनाओं का कोराघर कौन है? टेटी कृष्णाचारी। आप कैसे याद रखोगे? यहाँ कृष्णाचारी से कृष्ण शब्द निकाल लो, और भगवान कृष्ण क्या थे? गोपियों की भावनाओं से खेलते थे। तुरंत आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो टेटी कृष्णाचारी भावनाओं का अस्थायी कोराघर ये कहा था DPSP को। एक किसका कोटेशन है? टेटी कृष्णाचारी का है। आगे चलते हैं।
केसी हुइयर, ये हुइयर वही हैं जो अर्धसंघात्मक, यानी भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक बताएंगे। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। किसका घोषणा पत्र है? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये किसने कहा? केसी हुइयर ने कहा। तो ये सब आप ध्यान रखो। सकारात्मक को डीपीएसपी के पक्ष में लिखना हो तो 2-4 लोगों का याद रखो, थिंकर्स का, विचारक का पक्ष में, और जो आलोचना के पॉइंट हैं उसको आलोचक के रूप में शामिल कर दो। अगला विचारक आते हैं जिनका नाम होता है जीएन जोशी। जीएन जोशी ने क्या कहा कि नैतिक आर्थिक, डीपीएसपी क्या है? नैतिक आर्थिक सिद्धांत है जो कानून की शक्ति से हीन है, कानून की शक्ति कोई नहीं है। अगला आगे आइए, अगला देखते हैं। अगला है केस संथानम। केस संथानम यानी फेडरलिज्म कई प्रकार के होते हैं, वो टॉपिक एक है, समय मिलेगा तो अब जरूर हम वीडियो लेकर आएंगे। केस संथानम में पैरामाउंट फेडरलिज्म, केस संथानम पैरामाउंट फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट केस संथानम के द्वारा दिया गया था। तो चूंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पेन भी टपक गया है तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। पैरामाउंट फेडरलिज्म को केस संथानम के द्वारा दिया गया था। आगे तो ये ध्यान रखिएगा, पैरामाउंट फेडरलिज्म, इसी को सर्वोच्च संघवाद के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि पैरामाउंट फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो केस संथानम के द्वारा दिया गया है। अगला, भारतीय संविधान की कई विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई, उन्हीं में से एक केटी शाह हैं। केतली में ये क्या बनाते थे? केटी शाह के पास क्या थी? केतली थी, और केतली उधार अपने दोस्त की उधार मांग के लेके आए थे, और इसमें चाय वाय बना के लोगों को पिलाते थे। और ऐसी बात थी, जब उधार की केतली इनके पास थी तो इनको कोई पैसा भी चाय पीने के बाद नहीं देता था। अब एक गुस्से में आकर के सारा गुस्सा भारतीय संविधान पे ही निकाल दिए और कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो जैसे भी भारतीय संविधान उधार का थैला है, तुरंत केटली से केटी शाह, तो आपका क्या नाम आपको दिमाग में आ जाएगा? यानी केटी शाह ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। तो भारतीय संविधान उधार का थैला है, ये किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। भूल के दिखाइए तब जाने। आगे आइए, रजनी कोठारी कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखते हैं, और पुस्तक 1970 में लिखते हैं। इन्होंने कहा, ये भी इसी बार के यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर में रजनी कोठारी का कोटेशन पूछा गया था। पेपर उठा के आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि सही दिशा में गुरुजी आपको बता रहे हैं। आगे आइए, रजनी कोठारी, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है, वह जातियों की राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। जिससे राजनीति में आप कास्टिज्म, जातिवाद का नारा लगता है, और वोटिंग के समय जब चुनावी मुद्दा बनता है तो और जातिवाद वर्चस्व अपने रूम में आ जाता है। तो ये रजनी कोठारी साहब ने कहा कि राजनीति में जिससे जातिवाद कहा जाता, वो जातियों का क्या कर दिया जाता? पोलिटाइजेशन कर दिया जाता है, यानी राजनीतिकरण कर दिया जाता है। और ये राजनीतिकरण के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर राजनीति ना हो तो जातिवाद जितना अपने प्रबल रूप में, प्रभुत्वशाली रूप में विद्यमान है, एग्जिस्टेंस है, इतना शक्तिशाली प्रबल रूप में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये कोटेशन आ जाए तो तुरंत रजनी कोठारी आंसर मार दीजिएगा। अगला, अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर बेजहार्ड के द्वारा, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ बीच में फैक्ट भी हमने शामिल किया। C.F. स्ट्रांग ने क्या कहा कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। संविधान को परिभाषित करना हो, संविधान क्या है? संविधान उन नियमों को कहा जाता है जो सर्वोच्च सरकार, यानी इससे ऊपर कोई सरकार हो ही नहीं सकती, उसी की ड्राफ्टिंग जो निर्धारित करते हैं उसी को संविधान कहा जाता है। यानी संविधान क्या है? संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। C.F. स्ट्रांग की परिभाषा ये आप लिखिएगा। C.F. स्ट्रांग ने क्या कहा? C.F. स्ट्रांग ने संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, आज ख़त्म करके मानेंगे ये PDF। डायसी
फिर आपका डायसी, हमने कहा जहाँ डायसी आए एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, विधि, कानून। डायसी बगैर कानून के, हर जगह कानून की बात करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कानून तो आएगा ही आएगा, संविधान, कानून, संविधान, कानून, ये सब डायसी आएंगे तो आएगा। डायसी ने लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ भी लॉ आ गया, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखा है, और इस पुस्तक में क्या बताते हैं कि संविधान प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग एवं वितरण की व्यवस्था है। कितनी अच्छी परिभाषा दी, संविधान कुछ और नहीं, प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग व वितरण की व्यवस्था को संविधान कहा जाता है, डायसी की परिभाषा है। अगला, गार्नर साहब ने कहा कि संविधान, जैसे आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते होंगे कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक को लिखित संविधान कहा जाता है, दूसरे को अलिखित संविधान कहा जाता है। लेकिन गार्नर साहब आते हैं और कहते हैं लिखित और अलिखित संविधान में अंतर किस बात का, मात्रा का है। एक में लिखित है, एक में आ लग गया, अलिखित संविधान, इनमें मात्रा का क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, गुण का भेद नहीं है, बल्कि मात्रा का है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, गार्नर। बेजहार्ट ने क्या कहा कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे आलिखित संविधान, भाई आलिखित कौन सा आलिखित, जब कोई लिखा ही नहीं है तो कौन सा संविधान। तो बेजहार्ट ने कहा ब्रिटेन में कोई संविधान जैसी चीज़ नहीं है। अगला, डायसी, फिर डायसी आए तो डायसी क्या कहते हैं, ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु माने बच्चा जो पैदा हुआ उसको क्या कर सकती है, जवानी तक ले जा सकती है, जवान कर सकती है, जवान के बाद उसको छोड़ देती है, वो चाहे तो आबाद हो चाहे बर्बाद हो। तो ये डायसी शिशु को बताता है, ब्रिटिश संसद शिशु को आबाद और बर्बाद दोनों करा सकती है। तो ये क्या करती है कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु को प्राण करार दे सकती है। आगे आइए, लास्की ने क्या कहा कि ब्रिटिश पीएम मंत्रिमंडल के निर्माण की अवध मरण का केंद्र बिंदु होता है, यानी सेंटर पॉइंट क्या है, ब्रिटिश पीएम मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, कब तक चलेगा ये उसी से डिसाइड होता है। जैसे त्यागपत्र दिया सब मामला हो गया स्वाहा, तो ये आपका मरण बिंदु भी होता है। आगे आइए, अगला देखिए, विश्व का पहले स्पीकर कौन थे, सर टॉमस हैंगरफोर्ड। कौन थे, सर टॉमस हैंगरफोर्ड, जो कि ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे पुरानी संसद है। और तो संसदीय शासन प्रणाली का जनक कौन है, संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो किसको माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में पूछा जाए पहले स्पीकर कौन थे, जी.वी. मावलंकर साहब। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, जी.वी. मावलंकर का पूरा नाम क्या था, जी.वी. मावलंकर का पूरा नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आगे चलते हैं, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि स्वनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत दो-धारी तलवार है। दो-धारी समझ रहे हो, तो ये दो-धारी तलवार है। तो ये क्योंकि लॉर्ड कर्जन का देखते ही बहुत वो शब्द इस्तेमाल यहाँ वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसा ही व्यक्ति था। ये बंगाल विभाजन किया, बांटो और राज करो की नीति को अपनाता था। तो इसने कहा था कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दो-धारी तलवार है। अब ये था, कुछ बुक्स यहाँ हमने इंक्लूड किया जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे इनका आप रट्टा लगाइएगा, द कोल्ड वार रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ए फ्रेडरिक एल सुमाइन के द्वारा लिखी गई है। फिलॉसफी ऑफ राइट्स से बताई चुके, ये हिगेल के द्वारा फिलॉसफी ऑफ राइट्स नामक बुक हिगेल ने लिखा, पीछे हो चुका। रूसो ने 1762 में भी बता चुके हैं। द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा, और इसी में प्राकृत की ओर लौटो का नारा भी इनके द्वारा दिया गया। अगला, पब्लिक ओपिनियन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो रट्टा लगा लेना। पब्लिक ओपिनियन ये लिपमैन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ये हेनरी सुमनेर मेनन के द्वारा लिखी गई है। अगला, मॉडर्न स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न मैकाइवर, द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर ने लिखा है। पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स ने पुस्तक लिखा है। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट बेंथम ने लिखा है। इसके बाद अगली पुस्तक पे आते हैं, मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है।
मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन जेम्स बर्नहाइम के द्वारा लिखा गया है। फील्ड फैक्ट्रीज वर्कशॉप ये पी क्रोपाटकिन के द्वारा लिखा गया। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये न्यू स्टेट अगली इंपॉर्टेंट है, MP फॉलेट के द्वारा लिखा गया है। सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स ये ए अप्पा दोराई के द्वारा, ए अप्पा दोराई ने सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा है। इसके बाद द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन कौशल किशोर मिश्रा ने लिखा है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन कौशल किशोर मिश्रा के द्वारा लिखी गई। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी ये सुम्पीटर के द्वारा लिखी गई है। आधुनिकीकरण की राजनीति के लेखक कौन है? डेविड आफ्टर है। इन्होंने रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्सेज नामक पुस्तक भी लिखा है। अगला द मैन वर्सेज स्टेट एड हार्वर्ड स्पेंसर की पुस्तक है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन पाई व सिडनी बर्बा के द्वारा लिखी गई है। अगला है वेलफेयर स्टेट, इसको LD हाबमैन का इस बार जो DL हाबमैन है वेलफेयर स्टेट की बात करते, इनका कोटेशन भी GIC लेक्चरर में पूछा गया था। GIC लेक्चरर में पूछा गया था, तो ये काम के हैं। वेलफेयर स्टेट किसने लिखा है? DL हाबमैन के द्वारा लिखी गई है। एस्से ऑन वेलफेयर स्टेट ये टिटमस की, यानी एस्सेज अगर शब्द लग जाए तो एस्सेज ऑन वेलफेयर ये टिटमस। अब कैसे एस्से माने जांच परख होता है, तो जांच परख कैसे होगी? तो ये टिटमस को बना दीजिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल क्या किया जाता है? अब अम्ल क्षार का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होता। तो यहाँ भी एस्सेज लिखा है जांच परख वाला, तो एस्सेज ऑन वेलफेयर स्टेट। केवल वेलफेयर स्टेट पुस्तक पूछे तो DL हाबमैन की है, लेकिन एस्सेज ऑन वेलफेयर स्टेट पूछे तो ये टिटमस की है। कैसे याद रखोगे? लिटमस पेपर से। द नेशन ऑफ स्टेट ये अलेक्जेंडर D एंट्रिप्स की पुस्तक है। आगे आइए, अगला पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया ये आलमैंड व कोलमैन दो लोगों ने पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक को लिखा है। अगला है पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सूकी की है। अगला मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस से रॉबर्ट डाहल की है। ये इस बार ये वाली पुस्तक GIC लेक्चरर में पूछी गई थी। मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखी गई। न्यू डिस्पोटिज्म लॉर्ड हेवर्ड के द्वारा लिखी गई। अगला कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तकें हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में LD व्हाइट ने इस पुस्तक को लिखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में LD व्हाइट ने लिखा है और लोक प्रशासन की पहली बुक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। अगला इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम ये जॉर्ज लिस्का के द्वारा लिखी गई है। आगे आते हैं डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है। अगला ये इम्पॉर्टेंट है। अगला फिर क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये MP फॉलेट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। MP फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस। अगला फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंपॉर्टेंट अब चल रही हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक लिखा। अगला पब्लिक ओपिनियन प्रोपागेंडा LW डूब के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला द पावर एलिट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये C राइट मिल्स ये भी PGT में पूछी गई थी। द पावर एलिट C राइट मिल्स ने पावर एलिट लिखा। मॉडर्न इंडिया सुमित सरकार की पुस्तक है, तो आसान ही है। गायब हो गया क्या? अगला डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस है रूसो के द्वारा। तो रूसो दो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको याद हो गया होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा। वेदों की ओर लौटो की ओर नारा दिया 1762 में, और इसके द्वारा डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक भी लिखी गई है। चलो भाई आगे देखते हैं कुछ और पुस्तक। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये वुडरो विल्सन की है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये वुडरो विल्सन की पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो बिहेवियर यानी व्यवहारवाद से संबंधित है साइमन, हर्बर्ट साइमन। ये किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछे जाए जहाँ सिद्धांत लग जाए तो ये बिलोबी साहब की है। किसकी है? बिलोबी साहब की है।
किसकी पुस्तक है भाई? बिलोबी साहब की पुस्तक है। अगला स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये लेनिन की है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन की है। पैट्रियार्क ये रॉबर्ट फिल्मर, इसीलिए रॉबर्ट फिल्मर को क्या कहा जाता है? किसका? मुक्त समाज का शत्रु कहा जाता है। रॉबर्ट फिल्मर को मुक्त समाज का शत्रु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पैट्रियार्क नामक पुस्तक लिखा और कार्ल पॉपर ने इसे मुक्त समाज का शत्रु कहा था। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ए.एल. लावेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ए.एल. लावेल के द्वारा पुस्तक लिखी गई। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा? रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, सी.बी. मैकफर्सन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला संस्कृताइजेशन शब्द की उत्पत्ति एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दी गई थी। भारतीय विद्वान है। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी गरिमामय के साथ मरने का अधिकार कौन? ये मीनू मसानी ने काफ़ी इसकी मांग की थी। अगला नेशन एंड नेशनलिज्म बुक, ये अर्नेस्ट गेलेनर के द्वारा लिखी गई है। व्हाई सोशलिज्म, ये बुक जयप्रकाश ने लिखा। साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला नागरिकता का बहुलतावादी सिद्धांत, ये बी.एस. टन्नर के द्वारा दिया गया। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता में जो विभेद किया, ये रूसो के द्वारा किया गया। अगला न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा ये जॉन रॉल्स ने किया है क्योंकि उपयोगितावाद को ये नहीं मानते। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लूसियन पाई के द्वारा लिखी गई। मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये कौन? पॉल एच. एप्पल बॉय के द्वारा ये लिखी गई है। मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगला है फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जॉन एम गास, एल डी व्हाइट और डिमाग, ये 3 लोगों ने मिल करके ये पुस्तक को क्या किया है? लिखा है। अगला हो गया, अगले पे आइए। अगला ये रहा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीछे भी हो चुका, ये बिलोबी ने लिखा है। आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ड्वाइट वाल्डो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगमनात्मक इंडक्टिव मेथड के कौन? मैकियावेली और हॉब्स, अरस्तु, इन सब के द्वारा आगमनात्मक विधि को अपनाया गया था। अगला टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने प्रस्तुत किया। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी मास्लो के द्वारा दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवश्यकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेसेसिटी, ये मैक्लेलैंड के द्वारा दी गई। एक्स और वाई सिद्धांत, ये मैग्रेगर के द्वारा ये दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स थ्योरी में मनुष्य को यानी आलसी मानता है और इसमें कहता है कि मनुष्य को बल प्रयोग किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा दंड देना चाहिए, ये एक्स थ्योरी मानती है। लेकिन वाई थ्योरी में कहती है कि कुछ मनुष्य की ऐसी भी कैटेगरी होती है जो स्वयं मोटिवेशन, स्वप्रेरित होकर के वो क्या करती है? अपने मनोबल से किसी भी कार्य को कर सकती है, इसलिए मनुष्य को भी पुरस्कृत करना चाहिए। वाई थ्योरी ये कॉन्सेप्ट देता है। दोनों एक्स और वाई का सिद्धांत मैग्रेगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला मनोवैज्ञानिक विचारधारा का सिद्धांत डेविड लर्नर ने, लर्नर माने सीखा जाता है तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं विचारधारा, इसको डेविड लर्नर ने दिया। मानकीय विचारधारा, ये मानकीय विचारधारा गांधी ने प्रस्तुत किया। संरचनात्मक विचारधारा ये कौन है? जी.ए. एलमंड है। प्रौद्योगिकी विचारधारा डेविड आफ्टर साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगला गांधी के आश्रम, यहाँ इनकी क्रोनोलॉजी क्या रही? सबसे पहले फिनिक्स, फिर टॉलस्टॉय, यानी फिनिक्स, फिर टॉलस्टॉय, फिर कोचराव आश्रम और लास्ट में सेवाग्राम, ये 4 आश्रम में स्थापित किए थे। फिनिक्स, टॉलस्टॉय, कोचराम और सेवाग्राम, इनकी ये क्रोनोलॉजी है। और साबरमती आश्रम बताइएगा किस सन में स्थापित किया गया था और कहाँ स्थापित किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आपका काम है, इसको धरके छाप देना है। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इससे भी क्वेश्चन इसी साल पीजीटी में पूछा गया था। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी एसपी हंटिंगटन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। एक है इतिहास का अंत, एक विचारधारा का अंत। फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा ने विचारधारा का अंत और एसपी हंटिंगटन ने इतिहास के अंत के रूप में थ्योरी दी है। तो दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय, मुख्यतः सम्मान या संपदा का जो वितरण किया जाता है उससे संबंधित यह अरस्तु का है। अगला प्रत्येक राज्य के उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है, यानी प्रत्येक राज्य जो हमारे अधिकारों को अनुरक्षित करता है लास्की प्रमुख रूप से अधिकार से संबंधित व्यक्ति है। अगला है टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनो ब्रू के पुस्तक फ्रैंक मारिनी ने लिखा है।
एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। तो इन्होंने एरिक फ्रॉम ने 2 पुस्तक लिखी, एक 1941 में लिखी, एक 1942 में लिखी। 41 में एस्केप फ्रॉम फ्रीडम लिखा और फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में। तो दोनों पुस्तक आप एरिक फ्रॉम की ध्यान रखिएगा। अगला, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना है। कुछ का ये नहीं कि किसी का हिस्सा छीने और दूसरे को क्या कर दिए, यानी एक देखो 2 तरीके हैं। एक आपका क्या है, एक लोग के पास 100 रुपये थे तो आपने भागे भागे गए उससे 50 रुपये छीन लिए, और एक गरीब था उसको 50 रुपये दे दिए। तो ये तरीका गलत है। किसी से छीन के नहीं, बल्कि अपने जेब से, अपने आपके पास 100 रुपये हुए जब, तब जाके गरीबों को हेल्प किए, तो यही कहलाता है ऑप्टिमेलिटी। तो यही यहाँ सेंटेंस लिखा। ये पैरेटो के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना, ये पैरेटो का ऑप्टिमेलिटी थ्योरी कहलाता है। अगला, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ऐसी बात किसके द्वारा दी गई थी? रूसो के द्वारा ऐसी बात दी गई थी। अगला, विलंबित पूंजीवाद। विलंबित पूंजीवाद का किसने प्रस्तुत किया था? फ्रेडरिक जेमेसन। विखंडनवाद, ये इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है। तो विखंडनवाद जैक्स डेरिडा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पीजीटी में पूछा गया था। महान वृत्तांतों का अंत, ये ल्यूटार्ड। ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना मिशेल फुकोल्ट के द्वारा दी गई थी। आगे आइए, अगला है द ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड। ये किसके द्वारा? ग्रामसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है। ये हेगेल। जहाँ पर भी वही ईश्वर, धर्म और राजा ये सब आ जाए तो या तो हेगेल होगा, या ग्रीन होगा, या ब्रेडले होगा, या बुसांके होगा, यही हो सकते हैं। तो इनमें कौन है? कला, धर्म, दर्शन, तीनों को कहा कि इनका नाम अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है। अगर ऐसी कोई बात करता है, कला, धर्म, दर्शन ये रूप में भिन्न है लेकिन उद्देश्य ध्येय समान है, हेगेल ने कहा था। व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत, अल्प है, हाफ्स के द्वारा दिया गया था। डेविड ईस्टन ब्लैक बॉक्स को प्रस्तुत किए। लुसियन पाई, विकास सिंड्रोम। हंटिंगटन, लोकतंत्रीकरण की लहर। और कितनी लहर आई उसको भी आगे हम समझेंगे। लिपसेट, पॉलिटिकल मैन का कॉन्सेप्ट दिए थे लिपसेट। अगला, जस इन बेलो। जस इन बेलो शब्द का मतलब होता है युद्ध का उचित संचालन। आगे आइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन हुआ। तो अस्मिता का संकट, आ से अस्मिता, आ से 1948 से लेकर 1970, ये अस्मिता का संकट का दौर कहलाता है। चुनौती का संकट, ये उसी के पहले वाला फेज 1938 से लेकर 1947, ये कहलाता है। प्रशासन का सिद्धांत, ये कब? 1927 से लेकर 1956, ये अलग से याद रखिएगा। प्रशासन का सिद्धांत ये कब कहलाता है? 1927 से लेकर 1956। अगले, राजनीति प्रशासन, राजनीति विज्ञान से जो प्रशासनिक है इसका डाइकोटोमी कब हुआ? तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन 1887 से लेकर 1926, 1887 लेकर 1926 तक ये चलता है, 1926 तक चलता है। आगे आइए, निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते। ये कोटेशन किसका है? यानी क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन के द्वारा यानी पुस्तक लिखी जाती है। और ये डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में पुस्तक लिखी जाती है। कई पुस्तक लिखी हैं लेकिन इनमें डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ही क्षमताओं का विकास होता है। तो ये निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वे निर्धन, उनकी क्षमता का विकास नहीं किया गया। अगर क्षमताओं का विकास होगा तो निर्धनता से ऊपर वो पहुंच जाएंगे। अगले कुछ पार्टियां जो आप ध्यान नहीं देते लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूपी PCS 2022 का प्री का पेपर उठा के देखिए, पूछा था उसमें, हाँ, तृणमूल कांग्रेस ये सब शामिल करके पूछा था। अगला, तेलुगु देशम पार्टी भी उसमें था। तो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं इसको भी अब आपको कब गठित हुई ध्यान रखना चाहिए, किसने गठन किया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में आई। इसी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस आई। तो 2 में कांग्रेस लगा लेकिन ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है पहले की। इसी के 1 साल बाद फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में आती है, 1999। इसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये 2001 में। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 में इसका गठन किया जाता है। 20वीं सदी में औद्योगिकरण के लिए नौकरशाही अनुपयुक्त है, नॉट सुटेबल है, वारेन बेनिस ने कहा था। किसने कहा था? वारेन बेनिस के द्वारा ये कहा गया था।
अगला लोक प्रशासन निजी प्रशासन, यानी एक हुआ निजी प्रशासन, एक हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन। इनमें अंतर किसने किया? इनके नाम याद रखिएगा, पाल एप्पलबी, हार्वर्ड साइमन, सर जोसिया स्टाइन। 3 नाम याद रखिएगा, पाल एप्पलबी, हार्वर्ड साइमन और जोसिया स्टाइन। अगला क्रांति, जो क्रांति रिवॉल्यूशन होता, क्रांति को ज्वर से तुलना किसने किया था? केन ब्रिंटन के द्वारा ज्वर से तुलना की गई थी। संघर्ष समाधान के लिए मेरी पार्कर द्वारा 3 मार्ग बताए गए थे, कौन है? एक आधिपत्य है, दूसरा समर्पण है, तीसरा एकीकरण। तीनों याद रखिएगा, आधिपत्य, समर्पण, एकीकरण, ये 3 होते हैं। अगला प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये जीन ब्लोंडेल के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये पीटर एच मार्केल ने लिखा है। द मैन ऑफ हॉर्स बैंक, ए सैमुअल फाइनर के द्वारा लिखी गई। लीगालिटी एंड लेजिटिमेसी, एस के मीट कार्ल ने ये पुस्तक लिखा है। अगला पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये रोजर चार्ल्टन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला सॉफ्ट स्टेट, गुन्नार मेडाल के द्वारा पीछे भी हो चुका है। अभाव की राजनीति, मायरन वाइनर। शासनशीलता का संकट, अतुल कोहरी ने लिखा। विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत के मित्र, इससे संबंधित है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चरित्र, एक विधि संस्था के रूप में, एक लोक संस्था के रूप में काम करता। जब भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ लिखना हो तो वहाँ ये 2 नाम याद रखो, इनको जरूर कोट करिए, माधव खोसला व अनंत पद्मनाभन। माधव खोसला व अनंत पद्मनाभन, इनको कोट करिए। अगला, भारत में इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से काम करता है और ये वकालत कौन करते? लॉयड और सुसान रुडोल्फ। लॉयड व सुसान रुडोल्फ ने कहा। तो जब भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट तो आपको बता ही दिए नाम किसका कोट करना, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए तो लॉयड व सुसान रुडोल्फ का यहाँ कोट करिए। इंडियन फेडरलिज्म धारित किया हुआ है, तो ये पी वर्धन ने कहा था। अगला, भारत में पंचायती राज, अशोक मेहता समिति भी 1977 में गठित होती है। द्विस्तरीय पंचायत का इन्होंने वकालत करते हैं और ये प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण, अवनति, 3 बताते हैं कि इस रूप में इसका विकास हुआ है। प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी, मेरी पार्कर फोलेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव, थॉमस कार्लाइल के द्वारा कहा गया था। अगला, 5 ग्लोबल कॉमन्स कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। तो इसमें वायुमंडल है, महासागर है, बाह्य अंतरिक्ष है, अंटार्कटिका है, साइबर स्पेस है। इन्हीं को 5 ग्लोबल कॉमन कहा जाता है। स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा संप्रेषण के 3 अवरोध बताए जाते हैं, शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी। पूछेगा क्वेश्चन, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार कम्युनिकेशन में 3 अवरोध कौन कौन से हैं? शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी। कौन कौन 3 है? शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी, ये 3 अवरोध हैं। अगला, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, यानी इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण, क्षमता का वितरण, ये 3 सिद्धांत केनेथ वाल्ड्स के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण, संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण, क्षमता का वितरण। अगला, अस्थायी, वैतनिक एवं कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय, नौकरशाही को किसने कहा था? ये हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया था। अगला, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न याद रखिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो कंसेप्ट दिया ये एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने दिया। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल डी गोर्नेन ने, ये फ्रांसीसी लेखक थे, उनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वाटसन के द्वारा 7 एस, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वाटसन के द्वारा 7 जो एस है वो कौन कौन है? एक स्ट्रेटजी है, दूसरा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, स्टाइल, स्टाफ, 4 तो ये होगा स्टाइल, स्टाफ। स्टाफ का स्टाइल कैसा है और क्या करने का? स्टाफ की स्टाइल व स्किल कैसी है, ऐसे। तो ये आपका स्टाफ से याद रखिए, स्टाफ की स्टाइल व स्किल कैसी है। स्टाफ की स्टाइल व स्किल कैसी है का मतलब संरचना, स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, तो ये आपका इसे स्टाफ को केंद्र बना लो। स्टाफ की स्टाइल व स्ट्रक्चर, स्टाफ की स्टाइल व स्किल कैसी है मतलब स्ट्रक्चर। तो 4 याद हो गए, 3 बचे। तो एक स्ट्रेटजी हो गया, एक सुपरविजन हो गया, एक सिस्टम हो गया। सातों के सातों आपको 7 एस याद हो गए।
स्टाफ की स्टाइल व स्किल कैसी है, किसको लेकर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद फिर स्ट्रेटजी, ये हो गए 5 हैं। उसके बाद आपका 3 और 2 कौन बचे, सुपरविजन और सिस्टम, ये 7 है। आगे आइए, सूत्र व स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता न कि विभागीय क्रियाकलापों की एक कुंज हुआ, वो डनाइल के द्वारा दिया गया था। अपवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, FW टेलर के द्वारा अपवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है, रैमजे मेयर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये नौकरशाही मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर ही ये पल्लवित और पुष्पित होती, रैमजे मेयर ने कहा। प्रबंधक जो भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये पीटर ड्रकर के द्वारा ये कोटेशन दिया गया है, पीटर ड्रकर। अगला शास्त्रीय उपागम, ये आपका कुछ प्रशासन के उपागम है। शास्त्रीय उपागम हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया, शास्त्रीय उपागम हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंधन, तो जहाँ वैज्ञानिक आए वहाँ टेलर, फ्रेडरिक टेलर। मानवीय संबंध, मानवीय में एल्टन मेयो। व्यवहारवादी साइमन, व्यवहारवादी साइमन। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, जगह और साइमन वाला इनका आया था। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया और लाठीचार्ज करवाया था। व्यवहार, जो व्यवहार में किया लाठीचार्ज, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज करवाया। तो ऐसे वो साइमन नहीं है, ये नाम हर्बर्ट साइमन है। तो दिमाग में रुकेगा, नए एग्जाम में सब गोबर बन जाएगा। तो यह शास्त्रीय उपागम, क्वेश्चन जहाँ कन्फ्यूज है गलत हो जाएगा। शास्त्रीय उपागम के हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल। और शास्त्रीय यहाँ शास्त्रीय को शक्कर, शास्त्र से शक्कर, या शास्त्र का ज्ञान फ्री में बट रहा, शास्त्रीय को शास्त्र बना दीजिए। और शास्त्र का ज्ञान किस में, फ्री में, फ्योल से फ्री में मिल रहा। तो जैसे आपका शास्त्रीय उपागम आएगा, यानी शास्त्र का ज्ञान फ्री में मिल रहा, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि शास्त्रीय उपागम यानी फ्री ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय उपागम हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक कौन थे, टेलर जो होता है, टेलर जो दर्जी को बोलते हैं, ये वैज्ञानिक तरीके से कपड़े सिलता है। तो आप कह सकते हो काट पीट के सब बराबर कर देता है और फिर शर्ट भी बना देता है। तो वैज्ञानिक तो वही है, कपड़ों का वैज्ञानिक है। आप ऐसे तो वैज्ञानिक प्रबंध टेलर हो जाएगा, मानवीय संबंध मेयो हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम व्यवहार तो इसका क्या हो जाएगा, साइमन। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शास्त्रीय उपागम शास्त्र फ्री फ्योल, वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर, मानवीय संबंध मेयो, व्यवहारवादी उपागम साइमन। आगे आइए, पोस्ट कार्ब, ये किसके, लूथर गुलिक के द्वारा ये दिया गया था, जिसमें परफॉर्मिंग है और स्टार्मिंग है और डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, और उसके बाद आपका कौन है, बस्टिंग है, ये सब है। तो इसमें आपका लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था पोस्ट कार्ड। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा, अनौपचारिक संगठन यानी मेयो। मानवीय संबंध क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, मेयो 2 दिया था, एक मानवीय संबंध, दूसरा अनौपचारिक, दोनों क्या मेयो के द्वारा एल्टन मेयो ने प्रस्तुत किया। अब अभिप्रेरणा के पुरस्कार से धन है टेलर। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत टेलर के द्वारा दिया गया है। मनोबल एक व्यक्ति एवं समूह की अंतर्निहित संपत्ति होती है। एल.डी. व्हाइट ने इसको परिभाषित किया। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या परिभाषित किया कि मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों को दिल व दिमाग में निवास करती है। यानी जो मोरल होता, मनोबल होता है, एक ऐसी स्वप्रेरित सेल्फ मोटिवेशन होता है जो लोक सेवकों के दिल व दिमाग में निवास करता है। अगर दिल व दिमाग में नहीं हुआ तब तक आपका कोई भी यानी लोक सेवक अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। तो ये चेस्टर बर्नार्ड का है। अगला है, जब प्रशासन का काम नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। ये पार्किंसंस ने ऐसी थ्योरी दिया था। आगे आते हैं है। अगला हाँ, आगे आइए। अगला समापन की और ही चल रहे हैं आप लोग। युवा मार्क्स व वृद्ध मार्क्स यानी दोनों में अंतर किसने किया था, अल्थुजर के द्वारा दोनों में अंतर किया गया था।
निक्सन सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे इनके साथ भागीदारी के द्वारा शांति का प्रयास किया जाना, ये निक्सन सिद्धांत कहलाता है। तो निक्सन सिद्धांत क्या है? मित्र राष्ट्रों, निक्सन सिद्धांत क्या है? मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास किया जाना, तो ये निक्सन सिद्धांत कहलाता है। अगला है कैनेडी सिद्धांत। लैटिन अमेरिका राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति के पहले कैनेडी सिद्धांत है। रीगन सिद्धांत, गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन करना, यानी गुरिल्ला विरोधी जो आंदोलन उनका समर्थन करना, इसी को क्या कहा जाता है? रीगन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्लिंटन सिद्धांत, इन नरसंहार को रोकने के लिए जो हस्तक्षेप किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के द्वारा, उसी को क्लिंटन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। रूसों का अधिनायकवादी लोकतंत्रीकरण का सिद्धांत जैकब टालमाइन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला नौकरशाही सिद्धांत का आलोचक कौन है? टालकाट पार्सन्स है, माइकल क्रोजियर है, रॉबर्ट प्रेस्टस है और F.W. रिक्स है। तो ये नाम याद रखिए जिन्होंने नौकरशाही की आलोचना की है। टालकाट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्टस और F.W. रिक्स। अगला है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को, यानी जो राजनीति प्रशासन का डायकोटोमी हुआ उसको अस्वीकार कर दिया। ये व्यवहारवादी साइमन, हमने बताया था व्यवहारवादी उपागम के जनक हैं, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगला कल्याणकारी राज को दास्ता बताया स्लेवरी, ये नाजिक ने बताया था। राजनीतिक संस्कृति की सर्वप्रथम अवधारणा ग्रेवियल आलमांड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का। रूसो पीछे ही, यानी इच्छा को सब कुछ, कौन? रूसो। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अगर कानून है तो स्वतंत्रता है, कानून नहीं तो अराजकता हो जाएगी, स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं होगी। ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। इन्हीं को उदारवाद का क्या कहा जाता है? उदारवाद का जनक, फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है। कानून अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे कानून संप्रभु का एक आदेश है। कानून संप्रभु का एक आदेश है, ये ऑस्टिन ने। तो यहाँ टर्मोलॉजी आदेश, यहाँ संप्रभु का आदेश कानून है, ऐसा है तो यहाँ ऑस्टिन। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह जो कानून के पीछे रहती है, गिलक्राइस्ट के द्वारा दिया गया। ये गिलक्राइस्ट वही है जो राज्य की परिभाषा राज तथा उसके साथ राज तथा सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं, और दिमाग राज तथा उसके साधन सरकार के अध्ययन के रूप में राज्य को परिभाषित करते हैं। तो दिमाग व गिलक्राइस्ट की परिभाषा आपस में मिलती जुलती है, अंतर केवल साधन का है। साधन शब्द दिमाग ने प्रयोग किया है, जबकि गिलक्राइस्ट ने साधन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये तो पीछे हो चुका है। व्यक्ति स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर का स्वामी होता है, संप्रभु होता है। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा ग्रोसियस, वही कानून के जनक, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा ये बोंदा, इसी को बोदिन के नाम से जाना जाता, बोदिन के नाम से बोधा को। तो ये वही बोधा है। तलवार के बिना संविदाएं, प्रासंविदाएं भी इसको कर सकते हो, केवल शब्द मात्र है। हाफ्स पीछे समझा चुके हैं, यहाँ फिर से रिपीट हो गया। निरंकुश संप्रभुता, निरंकुश संप्रभुता की ये हाफ्स, बेंथम, हाफ्स हीगेल एक साथ करो, हाफ्स हीगेल बेंथम ऑस्टिन, ये ऐसे याद करिए, हाफ्स हीगेल बेंथम ऑस्टिन। एक निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं, यानी जिस पर कोई रोक टोक नहीं है, असीमित अपार शक्तियों से ये शासक को संपन्न मानते हैं, इसीलिए निरंकुश संप्रभुता का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो कौन कौन? हास है, यानी हाफ्स हो गया, हेगेल हो गया, और उसके बाद बेंथम ऑस्टिन। हाफ्स, हेगेल, बेंथम ऑस्टिन। आगे राजनीतिक संप्रभुता, इसको डायसी, ये विधि, वही डायसी जो विधि कानून संविधान की बात करते हैं। विधि कानून संविधान की बात करेंगे तो राजनीतिक संप्रभुता की बात हो जाएगी। आगे आइए, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत क्या है? तो एब्सोल्यूटनेस, निरपेक्षता इसमें होती है। दूसरा यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता, ये भी। और ये क्वेश्चन GIC लेक्चरर इस 2020 का एग्जाम हुआ, अभी इसी 21 में हुआ था, 22 में मेंस हुआ, उसमें पूछा गया था। तो इसमें निरपेक्षता,
सार्वभौमिकता होती है। इनएलिनाबिलिटी अपृथक्करणीयता अपृथक्करणीयता इसमें पाई जाती है। और आगे देखिएगा, परमानेंस यानी व्यापकता होती है, विद्यमान होता है, विद्यमानता। और इनको अविभाज्यता यानी अविभाज्यता, ये सब इसमें पाया जाता है। तो ये सब आप कोड बना लो। कोड कैसे बनाओगे? कोड बना के याद कर लो। ए हो गया, AU हो गया, आऊ के बाद IP हो गया, आऊ IP, और फिर IP के बाद फिर आपका कौन हो गया? PI, IPPI, ये हो गया आऊ IPPI। 6 शब्द हैं, 6 इसके संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत हैं। ये से हो गया अब्सोल्यूटनेस, आऊ IPPI, दिमाग में रहेगा, एग्जाम में सही हो जाएगा। अब्सोल्यूटनेस, यूनिवर्सलिटी, फिर आपका इनएलिनाबिलिटी, और P से परमानेंस, और उसके बाद अच्छा ये P वाला काट दीजिए, IPI ऐसे लिखिए, आऊ IPI, तो I से फिर हो जाएगा इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता। तो कौन? आऊ IPI हमेशा याद रखो, कभी गलत नहीं होगा। अगला, संप्रभुता के बहुलवादी विचारक कौन कौन हैं? तो इसमें लियो ड्यूगी हैं, ह्यूगो क्राइव हैं, लास्की हैं, बार्कर हैं, एडी लिंडसे हैं, रॉबर्ट M मैकाइवर हैं। तो ये सब कौन हैं? जितने नाम बताएं, लियो ड्यूगी, ह्यूगो क्राइव, लास्की, बार्कर, एडी लिंडसे, रॉबर्ट M मैकाइवर, ये सब बहुलवादी विचारक है। जितनी प्रभु सत्ताएँ होती है उतने ही राज्य होते हैं, गैटिल ने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितनी प्रभु सत्ताएँ होंगी उतने राज्य हैं, ये किसने कहा था? गैटिल ने कहा था। अगला, प्रभु सत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, बोधिन, यानी कानून का कोई बंधन नहीं होता, ऐसा बोधिन ने कहा था। प्रभु सत्ता उस व्यक्ति को की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी के अधीन नहीं होते, यानी जो किसी के अधीन नहीं होता, और जिसकी इच्छा को कोई टाल नहीं सकता, या शासन की नैतिक शक्ति होती है। ऐसा किसने डिफाइन किया था? ग्रोसियस ने डिफाइन किया था। अगला, प्रभु संप्रभुता जनता और जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक निरंकुश और असीमित शक्ति का नाम है। ये वर्गेस इम्पॉर्टेंट है, वर्गेस ने ऐसी परिभाषा दिया था। अगला, प्रभु सत्ता राज का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं होता। ये किसने? जैली नेक के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। अगला, प्रभु सत्ता वह अनिवार्य सर्वोच्च व अनियंत्रित शक्ति जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति क्या करती है? निवास करती है। इसको ब्लैक स्टोन के द्वारा दिया गया था। और ब्लैक स्टोन के बाद प्रभु सत्ता राज की सर्वोच्च इच्छा है। राज की सर्वोच्च इच्छा पूछे तो ये बिलोबी के द्वारा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया था। अगला, नागरिक संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आर्यच टोनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, बर्लिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संप्रभु राज के दिन अब लद चुके हैं, ये एडी लिंडसे ने कहा था। अगला, न्याय से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं यहाँ। भय की संतान, न्याय क्या है? भय की संतान, इसको ग्लाकान ने कहा था। अगला, न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। इसको किसके द्वारा दिया गया था? सुकरात के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेंट अगस्टाइन ने क्या कहा था? यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाता है। तो इसको, यानी अगर न्याय व्यवस्था ना हो तो राज क्या बन जाएगा? लुटेरों की टोली। सेंट अगस्टाइन के द्वारा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया। प्लेटो ने क्या कहा? न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण। न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण था, ये प्लेटो ने कहा था। आगे आइए, राज के विरुद्ध कुछ भी नहीं, जो कुछ है राज के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन UPSC मेंस 2018 में पूछा गया था कि राज के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, तो ये मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था। अगला, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, हिटलर। नहीं, जिसको जीना युद्ध करना होगा, युद्ध अनिवार्य है, हिटलर।
जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। लोकतंत्र पे लिखना हो तो जॉन सीले को आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, यानी इसकी आलोचना किसने किया था? तो अरस्तू ने किया था, तो ये अरस्तू का है। अगला, रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा गुटतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया गया, तो ये पूछेगा गुटतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया था, यानी मिशेल्स ने। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता होती है, मैकाइवर ने दिया। मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा किसने कहा था? CL वेपर ने कहा था। अगला, लोकतंत्र सहिष्णुता के रूप में किसने परिभाषित किया? जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया था। लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है, इसको टेली रैंड के द्वारा प्रस्तुत ऐसी परिभाषा दी गई थी ऐसी परिभाषा। आगे आइए, अगला है प्लेटो अरस्तु लोकतंत्र भीयर तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत व्यवस्था के रूप में यानी किसने परिभाषित किया? अरस्तु व प्लेटो दोनों लोगों ने कहा कि लोकतंत्र भीयर तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत व्यवस्था है। अगला, कार्लाइल ने कहा कि लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है, जिसमें एक दो लोग मूर्ख नहीं होते, लाखों, जितनी जनता सब मूर्ख होती है। ल्यूडोविकी ने लोकतंत्र को का अर्थ मृत्यु बताया कि लोकतंत्र में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। वाल्टर वेल ने क्या कहा? लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। अगला, गिडिंस ने क्या कहा? लोकतंत्र में भावनात्मकता एवं बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है। अगला, बार्कर ने क्या कहा? लोकतंत्र क्या है? जुगाड़ों का शासन, जो जुगाड़ लगा लेते हैं उनका काम हो जाता है, तो बार्कर क्या? लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। मैकफर्सन ने क्या कहा? लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। अगला, लावेल ने क्या कहा? लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिलता है। ये लावेल ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है, लावेल ने कहा था। वाल्टर बेजहार्ड ने क्या कहा? कि लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका लोक शक्ति को भ्रमित करने का वो लोकतंत्र है, वाल्टर बेजहार्ड ने कहा था, यानी आलोचना सब कर रहे हैं। डाइसे ने क्या कहा? जाहिर है डाइसे कुछ पॉजिटिव बात करेंगे क्योंकि सकारात्मक मानते हैं, लोकतंत्र नियम कानून को मानते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता। देखो सकारात्मक बात आ गई, तुरंत डाइसे ठोक दो। अगला, ब्राइस ने क्या कहा? लोकतंत्र शासन का वह प्रकार जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में निहित ना होकर के संपूर्ण जन समुदाय में निहित होता है, तो ऐसी परिभाषा ब्राइस ने कहा। होवन ने क्या कहा? राजनीतिक दल तेल की भांति है, राजनीतिक दल को तेल की भांति माना। उसके बाद माओ से तुंग ने कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माओ से तुंग वाला एक कोटेशन, कि जो शक्ति है बंदूक की नली से निकलती है, ये नेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, लेनिन ने कहा था। आगे, मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के लवादे में नौकरशाही पनपति है, रंजे मेयर, ये पीछे हो भी चुका है। आगे, मंत्रिपरिषद जो होती है जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। क्या है? मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ऐसा रंजे मेयर। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में हम देख रहे थे, शायद पीसीएस के किसी एग्जाम में, ये पीसीएस के एग्जाम में ही पूछा गया है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, डनिंग महोदय ने ऐसा कहा था। अगला, सीले ने क्या कहा? स्वतंत्रता क्या है? सभी बंधनों का अभाव। कोई भी बंधन है तो वो मनुष्य को के लिए नुकसान पहुंचाता है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर सीले ने ऐसी परिभाषा दी। हेगल ने कहा कि स्वतंत्रता कानून का पालन, अगर कानून का पालन आप कर रहे हो तो यही क्या है? स्वतंत्रता है। हॉब्स ने कहा कि बाह्य बाध्यताओं या बाधाओं की अनुपस्थिति क्या है? ये आपकी स्वतंत्रता है। रूसो ने कहा समान इच्छा का पालन करना स्वतंत्रता है। आगे आइए, अगला है मैकेंजी ने क्या कहा? कि अनुचित प्रतिबंधों की बजाय जो प्रतिबंध हों वो उचित होने चाहिए, तो अनुचित प्रतिबंधों की बजाय उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति ये स्वतंत्रता है, तो ये मैकेंजी ने कहा। अगला, स्वतंत्रता व समानता में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, तो दो नाम याद रखिए, एक एक्टन, एक डी टागविल। एक्टन और डी टागविल ने क्या कहा था? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। बोसांके ने क्या कहा? अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। तो अधिकार समाज क्या करता है? समाज के द्वारा मान्यता दिया जाता है और राज्य के द्वारा क्या किया जाता? अधिकार को लागू किया जाता है।
ये बोसांके ने परिभाषा दिया था। अगला, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता। अधिकार व कर्तव्य में रिलेशन बताना हो तो आप इस वर्ड का कोटेशन यूज कर सकते हो कि अधिकार व कर्तव्य, अधिकारों का महत्व केवल तब तक है जब तक कर्तव्य हैं, तो अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता है। ये वर्ल्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला, आधुनिक राज दर्शन का जो जन्मदाता है वो कौन है? हाब्स है। आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता हाब्स है। इसके बाद अगला है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तुलनात्मक राजनीति में कोई भी कोटेशन आए तो इसको डाल तब सकते हो कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो ये किसके द्वारा इम्पोर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन जीके रॉबर्ट्स इस बार जीआईसी लेक्चर में भी ये पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो ये जीके रॉबर्ट्स के द्वारा ये कोटेशन दिया गया था। सबसे लास्ट पॉइंट है आज का, और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ये एम कर्टिस के द्वारा दिया गया था कि तुलनात्मक राजनीति आज में जैसे विश्व में सरकार बदल रही है, शासन व्यवस्था, दबाव समूह है, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, इन सब का केवल देश विशेष में नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित इनकी कार्यप्रणाली के साथ साथ लोकमत, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है उस समसामयिक आज की जो राजनीति है उसका समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। तो ये कोटेशन एम कर्टिस के द्वारा दिया गया था। तो आज का वीडियो ये आपका समाप्त हुआ। तो ये आपकी पीडीएफ हमने आपके सामने कितने 40 पेज के लगभग 40 पेज पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। तो ये लगभग वीडियो 2 घंटे का बन गया। काफ़ी मेहनत हमने ये याद कराने की कोशिश की है। ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगला वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखेंगे तभी हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। अदरवाइज मेहनत करने का फ़ायदा क्या कि हम मेहनत भी करें और आपको कोई फ़ायदा ना मिले तो उस वीडियो का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो आपके लाइक और आपके कमेंट बॉक्स में लिखे गए कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे कि अगला वीडियो हम बनाएं या ना बनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, भले ही अरुचि लगा हो या अच्छा ना लगा हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो यही सब आएगा। तो अगर एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, बल्कि आपको वो सब कुछ तैयार करना होगा, याद करना होगा, रट्टाफिकेशन लगाना होगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हमने यहाँ उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों यारों जो तैयारी कर रही हैं मित्रों मित्रियों सबको शेयर कर दीजिए दबा के। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।